स्वागत है सभी का। आई वेलकम यू ऑल ऑन माय लिटरेचर क्रैक प्लेटफॉर्म। हम जैसा कि आपसे हमने वादा किया था कि आपकी जो एम एच अब्राहम की बुक है उसको कंप्लीट करवाएंगे और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से। और एक बार ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि एक हरकुलियन टास्क होगा, ऐसा नहीं है कि सिंपल और टाइम टेकिंग भी होगा। इट विल टेक एटलीस्ट 2 to 3 months टू कंप्लीट द बुक। बट वंस आप इसको पूरा लर्न कर लेंगे, अगर पूरा पढ़ लिए, समझ लिए, तो आई एम श्योर कि यू विल बी अहेड ऑफ दोज स्टूडेंट्स who just go only to the surface meaning of the terms given therein. So यहाँ पर मैं जो आपको पढ़ाऊँगा दैट विल बी समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, तो दूसरों से थोड़ा-सा हट करके होगा और डेप्थ में जाकर के मैं आपको पढ़ाऊँगा। एंड एक कंपैरेटिव स्टडी हम करेंगे। आई हैव प्रिपेयर्ड नोट्स फ्रॉम द कंटेंट दैट इज़ गिवन देयर इन द बुक एंड some other informations as well I have included in the notes and that will be available to you। आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर एप्लीकेशन पर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड लोड कर लीजिए, उसपे मिल जाएगा आपको और आप उसपे इसको नोट्स को पढ़ सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं और साथ-साथ में जो बुक है एज़ इट इज़ जो है उसकी भी हम रीड करके उसकी मीनिंग आपको क्लियर करने की कोशिश करेंगे एंड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स वहाँ पर हम हाइलाइट कराएँगे। तो सिमल्टेनियसली दोनों चीज़ें चलेंगी एंड सो इट विल टेक टाइम, इट्स नॉट सो ईज़ी। एक-एक टर्म कम से कम आपको घंटे-घंटे लेने वाले हैं, इससे कम में कोई टर्म होने वाला नहीं है। तो आपको थोड़ा-सा पेशेंस रखना पड़ेगा और इतना आप ध्यान रखिए कि ये एक ऐसी बुक है एम.एच. अब्राहम की हो गई, जैसे मैं बात करता हूँ, पीटर बेरी की बिगिनिंग थ्योरी जो हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय वो बुक हो गई और हैरी ब्लेमायर्स की क्रिटिकल अप्रोचेस की बुक्स है, उसके बाद कड़न की बुक है टर्म्स की एंड क्रिटिकल थ्योरी की। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सारी बुक्स ऐसी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो आपको पढ़नी ही पड़ती हैं एज़ अ स्टूडेंट्स ऑफ नेट एंड जेआरएफ। आप लोगों को पढ़नी ही चाहिए ये सारी बुक्स। तो डिटेल में पढ़ना दैट इज़ क्वाइट टफ टास्क, इतना आसान नहीं है एंड टाइम टेकिंग है, पेशेंस चेक होगा आपका इसमें। लेकिन एक बार अगर आपने इस बुक बहुत अच्छे से पढ़ लिया और तैयार कर लिया, आई एम श्योर कि आपको नेट जेआरएफ एग्ज़ामिनेशन निकालने से कोई रोक नहीं सकता है। तो चलिए फिलहाल हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसा कि पहला टॉपिक अब्सर्डिज़्म है, बहुत सारे बच्चे काफ़ी दिन से अवेटेड था ये और बहुत बच्चे डिमांड कर रहे थे। धीरे-धीरे मैं चीज़ों को सेटल कर रहा हूँ, वापस ट्रैक पर कह सकते हैं ला रहा हूँ। तो अभी आपको बहुत कुछ यहाँ पर मिलने वाला है। यू डोंट वरी कि आपको कुछ मिल नहीं रहा, कुछ बच्चे ये कह रहे थे। थोड़ा-सा समस्याएँ हो जाती हैं, आप जानते हैं इंसान है, 4 प्रकार की चीज़ें उसके साथ जुड़ी हुई हैं। तो कुछ ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं एंड बीइंग वन मैन आर्मी मैं हूँ, सब कुछ मुझे ही करना है एवरीथिंग। तो इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर मी कि मैं सब कुछ जो है कंटिन्यू हमेशा रख पाऊँ और एक पेस के साथ। तो थोड़ा-सा कभी हो सकता है कि आपको ज़्यादा कंटेंट, ज़्यादा वीडियोज़ आपको मिल जाएँ, कभी-कभी किसी हफ्ते में हो सकता है कि आपको कुछ ना मिले। तो ये थोड़ा-सा आपको पेशेंस ज़रूर बना कर के रखना होगा, बट आई एम श्योर कि यू विल गेट एवरीथिंग इन अ वेरी क्लियर वे टू ताकि आप समझ सकें और अच्छे से अपनी पढ़ाई को आप कर सकें। तो चलिए, फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला हमारा जो पॉइंट है, आप सबको पता है कि एम.एच. अब्राहम की बुक में जो द फर्स्ट पॉइंट है दैट इज़ अब्सर्डिज़्म। तो अब्सर्डिज़्म पर हमने यहाँ पर जो नोट्स बनाया है विद द हेल्प ऑफ द कंटेंट। अ हमने अब्राहम साहब का ही कंटेंट पिक किया हुआ है और उस कंटेंट में थोड़ा-सा मॉडिफ़िकेशन करके हमने जो है ये कंटेंट जो है आपके लिए तैयार किया है। तो सबसे पहले हम इस कंटेंट से पढ़ते हैं, फिर जो एम.एच. अब्राहम की बुक में दिया हुआ है एज़ इट इज़ हम उसको पढ़ेंगे और आपके पास दोनों अवेलेबल होगा हमारे एप्लीकेशन पर, आप दोनों को पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन उठता है, अगर आप से कोई कहता है व्हाट इज़ अब्सर्डिज़्म, तो व्हाट इज़ इट? आपको पहला क्वेश्चन यही आता है कि वास्तव में अब्सर्डिज़्म है क्या? जैसा कि वर्ड आप देख रहे हैं, वर्ड अपने आप में ये बता रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ है दैट इज़ नॉट नॉर्मल, जो नॉर्मल नहीं है, दैट इज़ अब्सर्ड, कुछ अब्सर्डिस्ट है, अपने आप में बता रहा है, उसी से रिलेटेड है। तो लिटरेचर में अगर हम बात करें तो द लिटरेचर ऑफ द अब्सर्ड इज बोथ अ थीमेटिक व्यू पॉइंट। पहला चीज तो एक ये थीमेटिक है, थीम के व्यू पॉइंट से है। दूसरा स्टाइलिस्टिक टेक्निक से भी जो है, दोनों से ये रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा। स्टाइलिस्टिक्स में भी अब्सर्डिज्म आता है, ध्यान रखिएगा। इट पोजिट्स दैट ह्यूमन कंडीशन इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
हमारा एब्सर्डिज़्म बताता है कि जो हमारी स्थिति है इज़ इन्हेरेंटली मीनिंगलेस। वास्तव में देखें तो मीनिंगलेस है। इन्हेरेंटली मतलब अंदर से अगर हम देखें तो मीनिंगलेस है एंड दैट दिस chaos कैन ओनली बी एक्यूरेटली एक्सप्रेस्ड थ्रू फ्रैगमेंटेड नॉन लॉजिकल आर्ट फॉर्म्स। और अब्सर्ड लिटरेचर ये कहता है कि अगर हमारी लाइफ ही chaotic है, हमारी लाइफ कैसी है? chaotic है। हमारी लाइफ कैसी है? मीनिंगलेस है। अगर इस प्रकार की chaotic एंड मीनिंगलेस चीज़ को दिखाना है, तो जो आर्ट इसको दिखाने के लिए यूज़ किया जाना चाहिए, वो भी कैसा होना चाहिए? वो भी फ्रैगमेंटेड होना चाहिए। जो आर्ट है, वो भी फ्रैगमेंटेड होना चाहिए, नॉन लॉजिकल आर्ट होना चाहिए। आप जो है ऐसे ही आर्ट से इस प्रकार की थीम को दिखा सकते हैं। फ्रैगमेंटेशन की थीम को और इलॉजिकल जो है जो व्यू पॉइंट्स हैं, उनकी थीम को आपको अगर दिखाना है, तो आपको उस प्रकार के ही लिटरेरी जो है फॉर्म्स आपको अडॉप्ट करने पड़ेंगे। तो इसीलिए फ्रैगमेंटेड एंड नॉन लॉजिकल आर्ट्स को ये ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। फिर आता है कि अब्सर्डिज़्म को ऐसा क्या था जिसने उसको थोड़ा-सा प्रेरित किया? तो व्हाट वर द हिस्टोरिकल कैटालिस्ट एंड हाउ इट शिफ्ट? कैसे ये शिफ्ट हुआ? तो सबसे पहले अगर अब्सर्डिज़्म की हम बात करते हैं, तो अब्सर्डिज़्म जो है वर्ल्ड वॉर सेकंड, आपको पता है सेकंड वर्ल्ड वॉर जो है, इसके बाद हमारे सोसाइटी में जो क्राइसिस आई, द पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड क्राइसिस 1940 से आपको पता है सेकंड वर्ल्ड वॉर कब शुरू हुआ था? 1939 से लेकर के 1945 तक। तो ये जो पीरियड है क्राइसिस वाला, ये लगभग-लगभग यही 1939 से लेकर के 50s तक का पूरा जो है पीरियड जो है 40s 50s का, ये पूरा का पूरा अगर हम देखें 59 तक इसको ले जाएँगे, तो यहाँ पर जो ह्यूमन बीइंग है, वो एसेंशियली देखें तो प्राइमरीली जो है वो क्या हो गया है? इलॉजिकल हो गया है, बड़ा सैटर्ड सा हो गया है, फ्रैगमेंटेड टाइप का हो गया है। तो इसके हिस्टोरिकल रूट्स की अगर हम बात करें, तो कौन से इवेंट्स ने इसको प्रमोट किया? तो पोस्ट वर्ल्ड वॉर क्राइसिस ने, लगभग 40 से 50s तक जो चला। emerged primarily in France as a radical rebellion against traditional Western humanism. तो absurdism की रूट जो है वो प्राइमरली सबसे पहले देखें तो फ्रांस में हमें देखने को मिलती है। कैसे? एक रेडिकल रेबेलियन था किसके खिलाफ? जो ट्रेडिशनल वेस्टर्न ह्यूमनिज्म था, उसके खिलाफ एक प्रकार का रेबेलियन था और जो कि बाद में क्या किस रूप में आया? एब्सर्डिज़्म के रूप में आया। तो वेस्टर्न ह्यूमैनिज़्म के रिस्पॉन्स में अगर हम कहें रिबेलियन में, फ्रांस में इसकी शुरुआत हुई थी। इसमें क्या-क्या इसके पैराडाइम शिफ्ट हुए तो अगर हम बात करें तो ट्रेडिशनल लिटरेचर को ये मानते थे कि जो ट्रेडिशनल लिटरेचर होता है इसमें अज़्यूम्ड ह्यूमन रेशनैलिटी को हम अज़्यूम करते हैं, एन इंटेलिजिबल यूनिवर्स, अ स्टेबल सोशल ऑर्डर एंड द पोटेंशियल फॉर ट्रेजिक हीरोइज़्म। हमारा ट्रेडिशनल लिटरेचर ऐसा होता है। अब एब्सर्डिज़्म में थोड़ा-सा चेंजिंग हो गया। एब्सर्डिस्ट लिटरेचर ने क्या किया? जो अज़्यूम्ड ह्यूमन रेशनैलिटी थी, इसने इसको ह्यूमन को इर्रेशनल माना है, इलॉजिकल माना है। तो अब्सर्डिस्ट लिटरेचर ने इसको रिप्लेस कर दिया। अब्सर्डिस्ट लिटरेचर रिप्लेस्ड ऑर्डर विथ एन एलियन यूनिवर्स ना, कह रहे हैं कि जो हमारा ह्यूमन यूनिवर्स है, यूनिवर्स को पूरा एकदम चेंज कर दिया, एलियन यूनिवर्स बना दिया। viewed human existence as an isolated और ह्यूमन को आइसोलेटेड के रूप में देखा कि ह्यूमन हमारी जो आइडेंटिटी है वो आइसोलेटेड आइडेंटिटी है, हम आइसोलेटेड हैं बिल्कुल। फ्रूटलेस जर्नी बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ नथिंगनेस। नथिंगनेस मतलब नथिंगनेस की मीनिंगलेसनेस की 2 पॉइंट हैं और हमारी जर्नी उसी 2 पॉइंट के बीच में है। मतलब नथिंगनेस के 2 बीच की जर्नी ही ह्यूमन लाइफ है। मतलब यहाँ पे नथिंगनेस में हम हैं, ऊपर भी नथिंगनेस में है और यही जर्नी हम कंप्लीट कर रहे हैं। एंड रिप्लेस ट्रेजिक डिग्निटी विथ एंग्विश एंड डिरीजन। तो इसने अब्सर्डिस्ट ने अपने जो लिटरेचर है इसमें जो पहले आप देखें ट्रेजिक हीरोइज्म दिखाया जाता था प्लेज वगैरह में, उसको रिप्लेस कर दिया बिल्कुल जो ह्यूमन एंग्विश है, जो ह्यूमन डिरीजन है, उस सबको इन्होंने दिखाना शुरू कर दिया, जो अब्सर्डिस्ट लिटरेचर थे। इनके 3 मुख्य जो है अगर हम बात करें तो ऐसी वेव्स हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। अगर हम ड्रामेटर्जी की इसकी बात करें तो ड्रामेटर्जी में इसके प्रिकर्सर्स कौन थे? तो लगभग 1896 में अगर हम बात करें तो अल्फ्रेड ज़्यारी, ये नाम याद रखिएगा।
अल्फ्रेड ज़्यारी का एक फ्रेंच प्ले है दैट इज़ उबू रॉय। उबू द किंग पर बेस्ड है उबू रॉय। It introduced grotesque, avant-garde farce and puppet-like cruelty to the stage. पहली बार स्टेज में देखें तो थोड़ा-सा बड़ा भद्दा-सा, ग्रोटेस्क अजीब-सा और एक नए प्रकार का फार्स जो है, वो हमें पपेट लाइक क्रूएलिटी जो है, वो स्टेज पर हमें देखने को मिलती है। तो अगर आपसे कोई पूछा जाए कि अब्सर्डिज़्म कहाँ पर आपको लगता है कि जो है शुरुआत इसकी मानी जा सकती है, तो आप अल्फ्रेड ज़ारी का जो प्ले है, फ्रेंच प्ले वो रहा है, वहाँ से आप इसकी शुरुआत थोड़ी-सी मान सकते हैं। और मूवमेंट की अगर हम बात करें तो दिस मूवमेंट डीपली रूटेड इन अर्ली 20th सेंचुरी। अगर किस-किस मूवमेंट्स में ये हम इसके कह सकते हैं रूट्स को देखते हैं, तो एब्सर्डिज़्म का रूट्स हमें एक्सप्रेशनिज़्म में देखने को मिलता है एंड सररिज़्म में देखने को मिलता है। एक्सप्रेसिज़्म एंड सररिज़्म व्हिच रिजेक्टेड स्ट्रिक्ट रियलिज़्म इन फेवर ऑफ इंटरनल साइकोलॉजी एंड ड्रीम स्टेट। और सररिज़्म ने आपको पता है कि उसने क्या किया, रियलिज़्म को जो स्ट्रिक्ट रियलिज़्म था, उसको रिजेक्ट कर दिया और इंटरनल साइकोलॉजिकल जो ड्रीम स्टेट्स था, उसको अडॉप्ट कर लिया। तो ये सररिज़्म था। तो एक्सप्रेशनिज़्म एंड सररिज़्म हमने पढ़ाया हुआ है, बहुत डिटेल में हमारे चैनल पर पढ़ा है। एमए की क्लास में आप जाके उसको पढ़ लीजिएगा, बहुत हेल्प करता है वो सब, ठीक है? तो 2 मूवमेंट्स हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। ड्रामेटर्जी की अगर बात करें तो एब्सर्डिज़्म जो शब्द है वो कहाँ से कैसे आया, तो सबसे पहले उबू राय जो है वहाँ से हमें देखने को मिलता है। मूवमेंट की बात करें तो द रूट्स आर फाउंड इन एक्सप्रेशनिज़्म एंड सररिज़्म मूवमेंट्स। इसमें हमें इसके जो है रूट्स देखने को मिलते हैं। प्रोज़ अगर हम प्रीकर्सर्स की बात करें तो 1920s में प्रोज़ में स्पेशली हम बात करें तो फ्रांज काफ्का का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा। काफ्कियन टेक्निक जो एक होती है, उनका वर्क है, द ट्रायल है, द मेटामॉर्फोसिस है। इन सब में अगर हम देखें, तो भी हमें एब्सर्डिज़्म देखने को मिलता है। तो फ्रेंच काफ्का जिनके वर्क्स ने क्रिएट किया काफ्कास्क जैसे हमारे पिंटरस्क है, वैसे काफ्कास्क है नाइटमेयर। इंडिविजुअल्स ट्रैप्ड इन लैबिरिथिन तरह की बहुत सारे इंडिविजुअल्स जो हैं वो बिल्कुल अबिस्मल में फँसे हुए हैं, ट्रैप्ड हैं, फेसलेस सिस्टम्स को दिखाते हैं विथ अनरिटन लॉज़। मतलब एक ऐसी दुनिया दिखाते हैं जहाँ पर कोई नियम नहीं है, कानून नहीं है और इंडिविजुअल्स जो है वो बिल्कुल अंधेरे में फँसे हुए हैं, फेसलेस हैं बिल्कुल। अब इसमें कुछ की राइटर्स भी हैं, उनकी राइटिंग्स भी है जो आपको समझने की ज़रूरत है। तो इनमें की राइटर्स कौन-कौन से हैं तो डायरेक्ट थ्योरिस्ट में अगर हम बात करें तो थिएटर में आने से पहले बिफोर इट अब्सर्डिज़्म बिकेम अब्सर्ड थिएटर आपने सुना होगा। बिफोर इट अब्सर्ड बिकेम थिएट्रिकल मूवमेंट, इट वाज़ अ फिलॉसॉफिकल फ्रेमवर्क ना, फिलॉसॉफिकल फ्रेमवर्क था, थोड़ा-सा थ्योरी में ज़्यादा था। टू फिगर्स डोमिनेटेड दिस स्पेस और फिलॉसफिकल फ्रेमवर्क में 2 नाम आपको हमेशा याद रखने होंगे। एक है अल्बर्ट कैमू जो कि 1930 से 1960 का इनका पीरियड माना जाता है, अल्बर्ट कैमू का। इनकी एक 1942 में एक बहुत ही फेमस बुक आई थी दैट इज़ द मिथ ऑफ सिसिफस। ये बुक जो है लैंडमार्क मानी जाती है और बहुत सारे लोग मतलब कह सकते हैं अगर हम फिलॉसफी की बात करें तो अब्सर्डिज़्म की जड़ें यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। तो ये जो द डेफिनिट एसे डिफाइनिंग द अब्सर्ड, इस एसे में इन्होंने अब्सर्ड को डिफाइन किया है। कैमू यूजेस द माइथोलॉजिकल फिगर ऑफ सिसिस्पस। कैमू आपको पता ही है सिसिस्पस एक माइथोलॉजिकल फिगर है, उसको यहाँ पर यूज करते हैं। कंडेम्ड फॉर इटर्निटी टू पुश अ बोल्डर अप अ हिल ओनली टू वॉच इट रोल बैक डाउन एज द अल्टीमेट मेटाफर फॉर ह्यूमन लाइफ। अरे हमारा ह्यूमन लाइफ वैसे ही है, जैसे सिसिस्पस में क्या है कि उसको एक जो है पत्थर का रोल दे दिया गया है और एक पहाड़ पर वो पत्थर को रोल करता है, कुछ दूर तक ले आता है, पत्थर फिर वापस आ जाता है। फिर ये मेहनत करके ले जाता है, फिर वापस आ जाता है, फिर ले जाता है, फिर। यही हमारा एग्ज़िस्टेंस है। हम एब्सर्ड हैं बिल्कुल, इस दुनिया में आते हैं, मरते हैं, आते हैं, मरते हैं, आते हैं, मरते हैं। हमारी लाइफ़ बिल्कुल मीनिंगलेस है। तो ये क्या है, ये जो बोल्डर को ऊपर ले जा रहा है ना, ये हिल पर बोल्डर को ले जाता है, फिर बोल्डर नीचे आता है, फिर ले जाता है बोल्डर, फिर नीचे आता है। यही क्या है? यही अब्सर्डिस्ट है। यही जो है दिखाता है कि हमारी ह्यूमन लाइफ़ की मीनिंगलेसनेस यही है। इट शोज़ द अल्टीमेट मेटाफर फॉर द ह्यूमन लाइफ़। तो बड़ा ही बेहतरीन जो है ये स्टोरी है और
ये हमें सिखाती है मीनिंगलेसनेस ऑफ लाइफ। तो यहाँ से माना जाता है कि अब्सर्डिज़्म की शुरुआत जो है हमें देखने को मिलती है स्पेशली इन द प्लेज़। देन हम बात करते हैं नेक्स्ट की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें, तो द अब्सर्ड इज़ बोर्न आउट ऑफ डाइवोर्स। तो अब्सर्ड का जन्म कहाँ से हुआ? तो डाइवोर्स से इसका जन्म हुआ। किस प्रकार का डाइवोर्स? तो डाइवोर्स फ्रॉम द रीज़न, रीज़न से डाइवोर्स, फ्रॉम द लॉजिक, लॉजिक से डाइवोर्स, नॉर्मल से डाइवोर्स, ना? तो द कोलिजन बिटवीन द ह्यूमन डिज़ायर फॉर पर्पस एंड द कोल अनरीज़नेबल साइलेंस ऑफ द वर्ल्ड। ये इसके बीच में जो डाइवोर्स हुआ, कहने का मतलब ये है कि एक हमारी ह्यूमन डिज़ायर होती है कि हम कुछ पाना चाहते हैं, ह्यूमन डिज़ायर फॉर पर्पस, और दुनिया का उसके प्रति जो कोल्ड रिस्पॉन्स होता है, अनरीज़नेबल साइलेंस जो होता है, वही के बीच का जो गैप है, डाइवोर्स है, दैट इज़ नोन एज़ अब्सर्डिज़्म। मतलब जो उचित है दुनिया उसको भी बड़ा कोल्ड रिप्लाई करती है ना? तो कोल्ड अनरीज़नेबल साइलेंस ऑफ द वर्ल्ड, जब हम किसी पर्पज़ के प्रति होते हैं तो दुनिया अनरीज़नेबली साइलेंस हो जाती है, तो वो क्या है? दैट इज़ अब्सर्डिस्ट, वो अब्सर्डिस्ट होता है। यही कोलाइज़न ने किसको जन्म दिया? अब्सर्डिज़्म को जन्म दिया। अब एक बड़े फेमस राइटर हैं ज़ीन पॉल सार्त्रे, या इनको अगर पढ़ें तो यॉन पॉल सार्त्रे भी पढ़ते हैं। तो 1905 से 1980 इनका टाइम पीरियड है। इन्होंने क्या किया? ही फॉर्मुलेटेड द एक्जिस्टेंशियलिस्ट बेडरॉक। अभी एक्जिस्टेंशियल फिलॉसफी आप पढ़ेंगे, इन सब ये सब नाम बहुत फेमस हैं उसमें। तो एक्जिस्टेंशियल बेडरॉक इन्होंने फॉर्मुलेट किया, क्या? कि एक्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस। हमारा जो एक्जिस्टेंस है, वो एसेंस को प्रीसीड करता है। इसका कहने का मतलब क्या है? कि ह्यूमन्स आर बोर्न फर्स्ट, सबसे पहले इंसान इस धरती पर आया, मतलब एक्जिस्टेंस आया। एंड थ्रोन इनटू अ वैक्यूम एंड ओनली देन मस्ट डिफाइन हू दे आर थ्रू द चॉइसेस। और इनको, इंसान को एक वैक्यूम में डाल दिया गया, और देन अब उनको क्या करना है? उनको डिफाइन करना है हू दे आर थ्रू चॉइसेस। अब वो चॉइसेस के थ्रू अपने बताएँगे को कौन है, क्या है, बेयरिंग द टेरिफाइंग वेट ऑफ एब्सोल्यूट फ्रीडम। उनके ऊपर एब्सोल्यूट फ्रीडम का एक भयंकर सा कह सकते हैं कि वज़न लाद दिया गया कि आप फ्री हैं, नाउ यू डिफाइन थ्रू योर चॉइसेस दैट हू यू आर। इंसान को क्या किया? भगवान ने एक प्रकार से, ऐसे समझिए सिंपल लैंग्वेज में, भगवान ने इंसान को बनाया। हाँ, एग्जिस्टेंस आया ह्यूमन का, और ह्यूमन को इस दुनिया में, वर्ल्ड में ला करके ये वैक्यूम, द वर्ल्ड ऑफ वैक्यूम है ये, इसमें फेंक दिया। अब इसमें फेंक दिया और बोला तुम स्वतंत्र हो, तुम स्वतंत्र हो, तुम अपने हिसाब से जो अपने आप को बनाना चाहो तुम बना लो, अपने हिसाब से बना लो। दैट इज़ एक्जिस्टेंशियल फिलॉसफी। क्लेरिट, इसमें अगर हम बात करें, अब हम बात करते हैं कौन-कौन से इम्पोर्टेंट क्लेरिट्स वगैरह हैं जिन्होंने अब्सर्डिज़्म में सहयोग किया है। तो भैया इसमें सबसे पहले आता है द थिएटर ऑफ द अब्सर्ड। में जो प राइटर्स हैं, उसमें आप देखेंगे कि 1904 में थिएटर ऑफ एब्सर्ड की स्थापना की गई, और ये जो थिएटर ऑफ एब्सर्ड है, ये एक टर्म है, फ्रेज़ है सॉरी, जिसको कॉइन किया मार्टिन एस्लिन ने। बड़ा ही इम्पोर्टेंट, ये आप ध्यान रखिएगा, और मार्टिन एस्लिन का इसी नाम की बुक है, द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड, बुक का नाम ही वही है, और वहीं से ये फ्रेज़ कॉइन हुआ है, थिएटर ऑफ द एब्सर्ड। 1961 की इनकी एक बुक है, ध्यान रखिएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालाँकि बेसिक क्वेश्चन है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको पता ही होता है, लेकिन फिर भी आपको फैक्ट भी आने चाहिए। अब इसमें अगर हम इसके इन्फ्लुएंस की बात करें, एक क्रोनोलॉजी देखें, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो अभी पीछे हम लोग अल्फ्रेड जारी की बात कर रहे थे, दैट इज़ उबू राय, उबू द किंग, जो इनका फ्रेंच प्ले है 1896 का। फिर 1910 से 20s तक देखें तो एक्सप्रेशनिज़्म और सररिज़्म में, जिन्होंने प्योर रियलिज़्म को रिजेक्ट कर दिया, में हमें इसके रूट्स देखने को मिलते हैं। मतलब इन्फ्लुएंसेस जो बात करें, किसने इन्फ्लुएंस किया अब्सर्डिज़्म को? तो एक तो ये इन्फ्लुएंस किया, एक्सप्रेशनिज़्म एंड सररिज़्म में इन्फ्लुएंस किया, और 1920s में अगर हम देखें तो फ्रेंच काफ्का के जो प्रोज़ हैं, खास करके अबाउट लैब्रिन्थाइन ब्यूरोक्रेसी, मेटामॉर्फोसिस की बात करें हम, या अगर हम बात करें इनके ट्रायल की बात करें, तो इन सब ने भी इसको खूब जो है क्या किया है, प्रभावित किया है, और ये मूवमेंट आगे इसी वजह से आया है। तो दीज़ आर द बेसिक इन्फ्लुएंसेस, ये माने जाएँगे कि ये
इन लोगों ने अब्सर्डिज़्म को इन्फ्लुएंस किया हुआ है। प्लेरिट में फेमस अगर हम बात करें तो सैमुअल बेकेट, शायद इससे बड़ा नाम आपको अब्सर्डिस्ट थिएटर में तो नहीं मिलेगा। 1906 से 1989 तक इनका टाइम पीरियड है। जो है द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर ऑफ द मूवमेंट है एन आयरिश मैन लिविंग इन पेरिस। आयरलैंड के थे लेकिन पेरिस में रह रहे थे। ही डेलिबरेटली रोट मेनी ऑफ हिज प्राइमरी वर्क्स इन फ्रेंच। ज़्यादातर वर्क्स इन्होंने फ्रेंच में जानबूझ करके लिखा हुआ है, टू स्टिफ हिज स्टाइल ऑफ अननेसेसरी इलोक्वेंस बिफोर ट्रांसलेटिंग देम बैक इनटू इंग्लिश। बाद में इन्होंने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट भी किया है, ये ध्यान रखिएगा। इन्होंने खुद जो है अपने जो वर्क्स हैं, उसको ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? चलिए। तो नेक्स्ट चलते हैं हम। इनका वर्क जो है वेटिंग फॉर गोडो, शायद इस वर्क को हर कोई जानता है। 1954 में पहली बार जो है इसका प्रीमियर किया गया इंग्लिश में। प्लॉट की बात करें अगर हम वेटिंग फॉर गोडो के, तो सब लोगों को पता है कि दिस इज द स्टोरी अबाउट टू कैरेक्टर्स, टू ट्रैम्प्स हैं, एक का नाम व्लादिमीर है, एक का नाम स्ट्रागन है। व्लादिमीर जिसका कह सकते हैं टाइटल नेम जो है कॉलिंग नेम दीदी है, और स्ट्रागन को गोगो बुलाया जाता है। तो they are standing, on a barren road, where nearby there is a tree, एक ट्री है, सॉलिटरी ट्री है, एंड दे आर वेटिंग फॉर सम मिस्टीरियस फिगर नेम्ड गोडो। किसी मिस्टीरियस फिगर का वेट कर रहे हैं ये लोग दोनों सड़क के किनारे खड़े होकर के। यही इसका प्लॉट है, और उनको लगता है कि गोडो आएगा, लेकिन गोडो आता नहीं है, अगले दिन भी नहीं आता है, यही कहानी है। फेमस क्रिटिक इसके बारे में कहते हैं कि विवियन मर्सियर ने कहा है इस प्ले को रिव्यू करते हुए कि इट इज एज अ प्ले वेयर, एक ऐसा प्ले है जहां पर नथिंग हैपेंस ट्वाइस, कोई भी चीज जो है वो दोबारा नहीं होती है, नथिंग हैपेंस ट्वाइस। टेक्निक की बात करें तो द प्ले uses slapsticks and bowler hat routines and vaudeville platforms to express existential terror। तो खास करके हमारा जो एग्जिस्टेंशियल आइडेंटिटी है, उसको दिखाने के लिए ये इस प्रकार की टेक्निक स्लैपस्टिक्स वगैरह का यूज़ करते हैं, वाडरविले, ये सारे टर्म्स हैं जो आपको नीचे हमने ग्लॉसरी भी एक दी हुई है। ग्लॉसरी किसकी? द वर्ड्स दैट आर रिलेटेड टू द टर्म्स, टर्म्स में यूज़ किए गए हैं, उनका ग्लॉसरी भी हमने इस नोट्स में दिया हुआ है। तो कैरेक्टर्स जो है इसमें क्या होते हैं? दे ट्राई टू कन्वर्स टू ईच अदर, but there is a loop continuously, they are unable to say what they want to say, जो कहना चाहते हैं वो कह नहीं पाते हैं, और whatever they say, that is whatever they do, that is completely meaningless, that is completely illogical, completely illogical होता है, और उनके एक्शन भी बिल्कुल illogical absurdist होते हैं। दूसरा इनका बहुत ही फेमस है, दैट इज एंड गेम 1958 में। इसमें एक कैरेक्टर है जो जिसका नाम है हाम। हम जो भी पढ़ लीजिए। ही इज ब्लाइंड एंड अनेबल टू स्टैंड, बिल्कुल कमजोर सा है, ब्लाइंड है। और एक कैरेक्टर है दैट इज क्लो। क्लो जो है उसका सर्वेंट है, एंड ही इज अनेबल टू सिट, बैठ नहीं सकता। एक अनेबल टू स्टैंड है, एक अनेबल टू सिट है। इन अ पोस्ट एपोकलिप्टिक रूम, प्लेइंग आउट द फाइनल एगोनाइजिंग मूव्स ऑफ लाइफ। तो एक इनका द एंड गेम है, जहाँ पर यहाँ पे भी हम देखें तो दैट इज अ काइंड ऑफ वेटिंग, दे आर वेटिंग फॉर देयर फाइनल कॉल ऑफ द लाइफ, लाइफ के फाइनल कॉल को वेट कर रहे हैं, लाइफ की जो पीड़ा है उसको धीरे-धीरे सह रहे हैं। और इनके प्रोज भी हैं, खास करके इनका द मेलॉन डाइस 1958 में, एंड द अननेमेबल, ये भी इसी कैटेगरी में आता है। दीज फीचर हाईली आइसोलेट एंटी हीरोज whose monologues actively dismantle the grammar and coherence of language itself। तो अगर इनकी कन्वर्सेशन को आप सुनेंगे, खास करके जो एंटी हीरोज हैं, इनके मोनोलॉग्स को आप सुनेंगे, तो आपका मतलब ग्रामर और लैंग्वेज में भी आपको एब्सर्डिज्म आपको दिखेगा, बिल्कुल, ठीक है? नाउ नेक्स्ट फेमस राइटर इज़ यूजिन इनोस्को, का नाम भी आपने सुना होगा, यूजिन इनोस्को, दैट इज़ 1909 टू 1994। तो इनकी बात करें तो इनके हिसाब से द अब्सर्ड थ्रू अ लेंस ऑफ सरियल कॉमेडी, ये अब्सर्ड को सरियल कॉमेडी के लेंस से देखते थे, डिफाइनिंग इट एज अ ट्रेजिक फार्स। ये कहते थे अब्सर्डिज्म क्या है?
इट इज़ अ काइंड ऑफ ट्रेजिक फार्स है, वेयर ह्यूमन सफरिंग लुक्स रिडिकुलस, जहाँ पर आदमी की सफरिंग भी रिडिकुलस लगती है, बिकॉज़ इट इज़ रैप्ड इन सोशल कन्फॉर्मिटी, क्योंकि ये हमारी जो सामाजिक कन्फॉर्मिटी, सोशल कन्फॉर्मिटी है, में उलझी हुई होती है, बंधी हुई होती है, इसीलिए इनकी सफरिंग भी हमें क्या लगती है, रिडिकुलस लगती है। मैं इनके वर्क की बात कर लें तो बहुत ही फ़ेमस है, आपको इनका यूनेस्को का द बाल्ट्स सोप्रानो 1950 में अ कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ लैंग्वेज, इसमें आपको क्या मिलेगा, लैंग्वेज का पूरा कह सकते हैं कि कंप्लीट एनिहिलेशन मिलेगा, डिस्ट्रक्शन मिलेगा। Two traditional English couples sit in a parallel, exchanging increasingly meaningless truism and cliche until communication completely devolves into shouting syllables. दो लोग बैठे हुए हैं एक पार्लर में, दो इंग्लिश कपल जो है इंग्लिश एक कपल, दो लोग बैठे हुए हैं एक पार्लर में और वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं और बिल्कुल मीनिंगलेस तरीके से बात कर रहे हैं। बहुत सारे क्लिचेज का, ट्रूइज़्म का यूज़ कर रहे हैं और ये तब तक उनका कम्युनिकेशन चलता रहता है, जब तक जो है वो शाउटिंग सिलेबल्स में नहीं आ जाते हैं। तो एक प्रकार से लैंग्वेज का कंप्लीट डिस्ट्रक्शन अगर हम देखें, तो अब्सर्डिज़्म जो है वो हमें इसमें देखने को मिलता है। देन लेसन है, लेसन 1951 ये भी अब्सर्डिस्ट है। कैसे? इट एक्सप्लोर्स हाउ लैंग्वेज कैन बी यूज्ड एज़ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ टोटलिटेरियन पावर एंड फिजिकल वायलेंस। तो टोटलिटेरियन सोसाइटी के पावर को और फिजिकल वायलेंस के टूल के रूप में कैसे लैंग्वेज को यूज़ किया जा सकता है, ये इसमें द लेसन 1951 में दिखाया हुआ है। देन इनका राइनोसेरस है, राइनोसेरस जो है एक एलेगरी है। इट इज़ आल्सो एलेगरी फॉर द राइज़ ऑफ टोटलिटेरियनिज़्म एंड मास कन्फॉर्मिटी, दैट इज़ फासिज़्म एंड नाज़िज़्म। मास कन्फॉर्मिटी जानते ही हैं, फासिज़्म एक ही विचारधारा के बहुत सारे लोग जब इकट्ठे हो गए, दैट इज़ फासिस्ट एंड नाज़िस्ट, वेयर एन एंटायर टाउन सिटिज़न्स विलिंगली ट्रांसफॉर्म इंटू राइनोसोरस, जहाँ पर पूरा समाज के जितने लोग हैं, वो विलिंगली अपने आप को चेंज कर लेते हैं राइनोसेरस में, लिविंग ओनली द मैन, बैरेंजर स्ट्रगलिंग टू मेंटेन हिज ह्यूमैनिटी। एक ही व्यक्ति केवल वहाँ पर बचता है जो इंसान रह गया है और उसका नाम है बेरेंजर, और वह अपने एग्जिस्टेंस के लिए अब अपनी ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है और बाकी सब लोग क्या बन गए हैं? राइनोसेरस बन गए हैं, मतलब फासिस्ट बन गए हैं, नाज़ीज़ बन गए हैं। ठीक है? तो ये भी उसी कैटेगरी में आता है। देन अ जेन जेनेट को आप जानते ही हैं, 1910 से साइकोलॉजी में भी इनका काफ़ी यूज़ रहा है। तो जेनेट जो है इन्होंने ब्लेंड कर दिया एब्सर्डिज़्म को डायबोलिज़्म से, बहुत इम्पोर्टेंट है। डायबोलिज़्म एंड रिचुअल से इन्होंने इसको क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया। हिज प्ले रिजेक्ट साइकोलॉजिकल रियलिज्म टू लुक एट सोसाइटल पावर डायनामिक्स। इनके प्लेज में आप देखेंगे तो इनके प्लेज में आप देखेंगे तो रिजेक्शन मिलेगा किसका? साइकोलॉजिकल रियलिज्म टू लुक एट सोसाइटल पावर डायनामिक्स थ्रू हाईली स्टाइलाइज्ड सबवर्सिव रोल प्ले। तो इनके प्लेज में आप देखेंगे तो साइकोलॉजिकल रियलिज्म जो है वो रिप्लेस कर देता है सोसाइटल पावर डायनामिक्स को दिखाने के रूप में, और उसकी जगह जो प्लेस लेता है दैट इज हाईली स्टाइलाइज्ड सबवर्सिव रोल प्ले। तो इनका एक वर्क है दैट इज द मेट्स, आप याद रखिएगा ये उसी कैटेगरी में आता है 1947 में, वेयर देयर आर टू हाउसमेट्स कंस्ट्रक्ट इलैबोरेट sadomasochistic rituals where they take turns pretending to be their mistress and plotting her murder। तो यहाँ पर दो हाउसमेट्स हैं जो इनकी मालकिन है, उनके मर्डर को प्लान करती हैं और यही स्टोरी दी गई है। चौथा हमारा है दैट इज ट्रांस अटलांटिक एंड लेटर इवोल्यूशंस जो हुए हैं, बहुत एग्जाम में काफी ये पूछा जाता है। जो है तो द एब्सर्ड क्विकली माइग्रेटेड आउटसाइड ऑफ फ्रांस। ओरिजिन इसका फ्रांस से हुआ लेकिन बहुत तेजी से ये लोग फ्रांस से अलग-अलग कंट्रीज में गए, अडॉप्टिंग डिस्टिंक्ट पॉलिटिकल, कॉमेडिक एंड कल्चरल फ्लेवर्स, स्पेशली इन ब्रिटेन, अमेरिका एंड द बियॉन्ड। तो ये लोग जब ब्रिटेन और अमेरिका में आए तो पॉलिटिकल से थोड़ा-सा और हट करके अपने आप को कॉमेडिक, कल्चरल ये सारा बनाना इन्होंने शुरू कर दिया। तो ब्रिटेन में जब एब्सर्डिज़्म आया तो उसको हम ब्रिटिश एब्सर्डिज़्म के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर सबसे पॉपुलर फिगर हमको मिलते हैं, ही इज हेरोल्ड पिंटर। हेरोल्ड पिंटर 1930 टू 2008, ही इज नोन फॉर कॉमेडी ऑफ मीनेस। कॉमेडी ऑफ मीनेस बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान रखिएगा।
जो कि स्पेशली इन्होंने अपने प्लेज़ में यूज़ किया है। ख़ास करके इनका जो प्ले है दैट इज़ द बर्थडे पार्टी 1987। यहाँ पर देखें तो दिस प्ले प्लेसेस ऑर्डिनरी कैरेक्टर्स इन मुंडेन सेटिंग्स बट इंजेक्ट एन इनएक्सप्लिकेबल थ्रेटनिंग एटमॉस्फियर। तो इसकी कहानी भी आप जानते होंगे कि जो है जो इसका जो मेन हीरो है का कह सकते हैं वो आया है और एक लॉजिंग में रह रहा होता है। फिर वो उसकी आइडेंटिटी के बारे में लैंडलॉर्ड जो हैं उनको पता नहीं है बट स्टिल दे आर लिविंग वहाँ पर रह रहे हैं। वन डे क्या होता है 2 लोग आते हैं जो है मैगन एंड गोल्डबर्ग उसको खोजते हुए आते हैं और फिर उनको ये भी नहीं पता है क्यों खोज रहे हैं, क्या खोज रहे हैं एंड ही स्टिल जो है कहता है कि मैं इनको नहीं जानता हूँ। तो ये कहानी है, हमने पढ़ाया हुआ है, आप एक बार जा कर के पढ़ लेंगे। तो इसी में इन्होंने एक टेक्निक यूज़ की है दैट इज़ साइलेंस एंड द आइकॉनिक पिंटर पॉज़। पिंटर पॉज़ दैट इज़ कि कुछ चीज़ें बोल करके फिर रुक जाना, सस्पेंस क्रिएट करने के लिए दैट इज़ नोन एज़ पिंटर पॉज़। ये इंडिकेट करता है दैट कम्युनिकेशन इज़ वेपन और डिफेंस मैकेनिज़्म रादर दैन अ कम्युनिकेशन क्या है? एक प्रकार का डिफेंस मैकेनिज़्म है और एक वेपन है। हाँ? ना कि ये केवल ब्रीज है 2 लोगों के बीच कम्युनिकेट करने का, बल्कि रादर एक प्रकार के वेपन के रूप में भी लैंग्वेज कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं। और अब बड़ा नाम आ गया टॉम स्टोपर्ट का और इनका जो आप जानते हैं एक सबसे बड़ा प्ले जो इन्होंने कह सकते हैं कि शेक्सपियर के हैमलेट से 2 कैरेक्टर को निकाल के ले आए। तो स्टोपर्ट जो है इन्होंने वेपनाइज़्ड किया है द स्टाइलिस्टिक ट्रिक्स ऑफ द एब्सर्ड फॉर डिज़ाइनिंग हाई ब्रो इंटेलेक्चुअल कॉमेडी। तो बहुत हाई क्वालिटी की इंटेलेक्चुअल कॉमेडी इन्होंने बनाई है और 1 कैरेक्टर 2 कैरेक्टर इन्होंने हैमलेट से निकाल करके रोज़ेनक्रेंट्ज़ एंड गिल्डनस्टर्न इनको निकाला और एक इन्होंने लिख दिया रोज़ेनक्रेंट्ज़ एंड गिल्डनस्टर्न आर डेड। ये बड़ा ही कह सकते हैं कि ये मास्टरपीस ऑफ मेटा थिएट्रिकल स्पिन ऑफ शेक्सपियर्स हैमलेट। शेक्सपियर के हैमलेट से बाहर निकला है ये। इट व्यूज़ द ट्रेजेडी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ 2 माइनर कैरेक्टर्स who have no idea why they are on stage। कह रहे हैं इन्होंने 2 माइनर कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से हैमलेट की ट्रेजेडी को लिखा है और इनको खुद नहीं पता कि इनका क्या रोल है और वो क्यों स्टेज पर हैं। हाँ? व्हाट देयर पर्पस इज़ इनका पर्पस क्या है? गिल्डनस्टर्न और रोज़ेनक्रेंट्ज़ का कुछ नहीं पता। भाई इन दोनों को क्या पता है? कुछ नहीं पता। अचानक इनका नाम आता है और इनको हैमलेट को ड्रॉप करने के लिए लंदन ले जाने के लिए साथ में भेज दिया जाता है और साथ में एक ऑफिशियल लेटर जाता है कि जो है हैमलेट को वहाँ मार दिया जाए। लेकिन मीनव्हाइल जो है बीच में जो प्लंडरर्स हैं वो आते हैं और फिर हैमलेट को मौका मिलता है, को लेटर को फ़ोर्ज कर देता है और वहाँ पे ये दोनों जैसे ही पहुँचते हैं इन दोनों को मार दिया जाता है। तो क्या है कि इनका एग्ज़ीक्यूशन मतलब ये मरने जा रहे हैं, इनको खुद नहीं पता। तो इनका क्या रोल है स्टेज पर क्या है दैट इज़ अब्सर्डिस्ट। हाँ? दे आर गोइंग विथ हैमलेट, हैमलेट के साथ जा रहे हैं और ये इस उम्मीद में जा रहे हैं कि हम जाएँगे वहाँ बड़ा अच्छा हमारा ट्रीटमेंट होगा और हैमलेट को मार दिया जाएगा। लेटर में क्या है इनको नहीं पता है। लेकिन उल्टा होता है वहाँ पर, हैमलेट बच जाता है और ये मार दिए जाते हैं। हाँ? तो इनका क्या पर्पज़ है इनको नहीं पता। व्हाई दे आर मार्चिंग टुवर्ड्स एन इनएविटेबल एग्जीक्यूशन। ये एक ऐसा मतलब कि वहाँ जाके मार दिए जाएँगे और ये क्यों जा रहे हैं इनको कुछ भी नहीं पता। दैट इज़ अब्सर्डिज़्म। यही तो लाइफ़ का अब्सर्डिज़्म है, रोज़ेनक्रेंट्ज़ एंड गिल्डनस्टर्न की तरह। हम क्या जा रहे हैं, हमारा क्या पर्पज़ है, हमें पता ही नहीं है। हम ये कर लें, हम वो कर लें, हम ये बिल्डिंग बना लें, ये महल बना लें। क्यों बना रहे हैं? हमारा कोई पर्पज़ ही नहीं, हमें पता ही नहीं किसके लिए बना रहे हैं। किस लाइफ़ के लिए बना रहे हैं जिसका अगले सेकंड कोई भरोसा नहीं है। हाँ, लाइक द रोज़ेनक्रेंट्ज़ एंड गिल्डनस्टर्न दे आर अनअवेयर, दे आर डूइंग द थिंग्स उनको कुछ नहीं पता, बेचारे जाएँगे, मार दिए जाएँगे। हमें भी कुछ नहीं पता, अगले पल क्या होने वाला है हमारे साथ। तो ये मीनिंगलेसनेस ऑफ जो है फुटाइलनेस ऑफ ह्यूमन डिज़ायर को दिखाता है। अमेरिकन अब्सर्डिज़्म की बात करें तो अमेरिका में एडवर्ड एल्बी इनका नाम शायद इससे बड़ा नाम आपको नहीं मिलेगा। मिनिमलिज़्म जो मिनिमलिस्ट लिटरेचर है, खास करके प्लेज़ हैं, उसके भी मास्टर माने जाते हैं। तो ही ब्रॉट दिस स्टाइल टू द अमेरिकन फैमिली स्ट्रक्चर। अर्ली प्लेज़ लाइक इनके द जो स्टोरी जो है, वो भी आप देखेंगे इसी कैटेगरी में आता है एंड द अमेरिकन ड्रीम। तो द वेयर ही डायरेक्टली टारगेटेड द ग्लॉसी इल्यूजन ऑफ पोस्ट वार अमेरिकन कैपिटलिज़्म। तो पोस्ट वार में अमेरिका में जो कैपिटलिज़्म ग्रो कर रहा है, उसके जो उसका इल्यूज़नरी एक व्यू है,
को इन्होंने अपने द अमेरिकन ड्रीम में दिखाया हुआ है। अब पॉलिटिकल अब्सर्डिज़्म क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा-सा देख लेते हैं। जैसे पीछे हमने बात किया कि पॉलिटिकल अब्सर्डिज़्म से बात कॉमेडी पर ब्रिटेन में आकर के आ जाता है। तो पॉलिटिकल अब्सर्डिज़्म क्या था? एक्चुअली इट वाज़ अ काइंड ऑफ टोटलिटेरियन प्रोटेस्ट। Clerics जो है who were living under oppressive regimes frequently co-opted absurdist techniques because its dreamlike non-literal nature bypassed strict government censors while effectively mocking systematic madness. Actually ज़्यादातर जो प्लेयरिस्ट थे उनके डायरेक्ट जैसे किसी को क्रिटिसाइज करना डायरेक्ट नहीं कर सकते। एक ऐसी टेक्निक से करते थे जिस पर कोई क्वेश्चन भी ना करे। ऑप्रेसिव रेजिम में रह रहे हैं मतलब राजा बड़ा खतरनाक है या कह सकते हैं तानाशाह हो रहा है, अब उसके खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि सेंसर कर दिया जाएगा, काफ़ी उनकी जो बुक है वगैरह उस पर सेंसर हो जाएगा। तो ये क्या करते थे, उसको दिखाने के लिए अब्सर्डिस्ट का यूज़ करते थे, पॉलिटिकल अब्सर्डिज़्म का यूज़ करते थे। लाइक ड्रीम लाइक चीज़ें इसमें होती हैं, नॉन लिटरल नेचर होता है। तो इससे क्या होता है कि सामने वाला जो है समझ नहीं पाता उतना अच्छे तरीके से उसको सेंसर नहीं गवर्नमेंट नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि दैट इज़ नॉट डायरेक्टली क्रिटिसिज़्म, डायरेक्टली नहीं है, बड़ा ही ड्रीम लाइक नॉन लिटरल तरीका है और इस वजह से उस पर रोक नहीं लग पाती। तो ये एक टेक्निक थी जो ख़ास करके ये लोग अपनाते थे, ख़ास करके ऐसे प्लेसेस पर जहाँ जो है तानाशाही थोड़ी-सी ज़्यादा थी। तो इसमें अगर हम बात करें पॉलिटिकल अब्सर्डिज़्म में तो एक बड़ा नाम आता है दैट इज़ वाक्लाव हावेल। हावेल का नाम सबने सुना होगा, हावेल। चेक गणराज्य के थे, चेक रिपब्लिक के जो है इनकी एक बुक है दैट इज़ लार्जो डेसोलेटो 1987 में आई थी। इट एक्सप्लोर्स द साइकोलॉजिकल पैरानोइया ऑफ एन इंटेलेक्चुअल अंडर स्टेट सर्विलांस। तो एक ऐसा इंटेलेक्चुअल है जो स्टेट सर्विलांस के अंडर में आता है और उससे पैरानॉइड हो गया है। उसी को पूरा साइकोलॉजिकल जो उसका पैरानोइया है उसी को एक्सप्लोर करता है ये पूरा प्ले लार्जो डेसोलेटो। तो चेक के हावेल हैं ध्यान रखिएगा। एक कंट्री है चेक गणराज्य, आपने शायद सुना भी होगा। देन आपके हैं एथॉल फुगार्ड, जॉन कॉनी एंड विंस्टन नसोना। ये साउथ अफ्रीका के हैं। अगर हम बात करें तो इन द आइलैंड एक बुक है दैट इज़ 1973 में पब्लिश हुई थी। फीचर्स 2 पॉलिटिकल प्रिजनर्स। इसमें इन्होंने दिखाया है कि 2 पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं ऑन रोबेन आइलैंड। आइलैंड का नाम क्या है? हो सकता है आपसे पूछ ले। रोबेन आइलैंड है परफॉर्मिंग अ कंडेंस्ड वर्जन ऑफ सोफोक्लीज एंटीगोन। वहाँ पर ये देखें तो ये दोनों कैरेक्टर सोफोक्लीज के एंटीगोन का एक प्रकार से कंडेंस्ड वर्जन वहाँ पर प्रेज़ेंट करते हैं, यूजिंग द थिएटर ऑफ द अब्सर्ड टू प्रोटेस्ट द डिह्यूमनाइजेशन ऑफ अपार्थिड। अपार्थिड मूवमेंट भी आया था, आप सबको पता होगा, जो है तो जो अपार्थिड का डिह्यूमनाइजेशन किया गया था, उसी के खिलाफ अगर हम बात करें तो आइलैंड में इन्होंने दिखाया हुआ है। तो एक ये भी है उसी कैटेगरी में आता है। फिर आगे अगर इसका एक्सपेंशन हम देखें तो कैसे हुआ? तो एमएच अब्राहम साहब भी बात करते हैं ब्लैक कॉमेडी, ब्लैक ह्यूमर्स की। तो ब्लैक ह्यूमर और प्रोज फिक्शन धीरे-धीरे इसमें भी अब्सर्डिज़्म आता है। तो इसमें अब्सर्डिस्ट जो है इसने ख़ास करके जो पोस्ट मॉडर्न नॉवेलिस्ट हैं उनको खूब प्रभावित किया, पोस्ट मॉडर्न नॉवेलिस्ट का एंड इट गेव बर्थ टू और इसने बर्थ दिया किसको? टू ब्लैक कॉमेडी। ब्लैक कॉमेडी को ब्लैक ह्यूमर जिसको हम बोलते हैं। अब इसमें क्या होता था? इन ब्लैक कॉमेडी या ब्लैक ह्यूमर where terrifying, baleful, or nightmarish realities are played out by नेव और इनेप्ट कैरेक्टर्स। तो जो कैरेक्टर्स काफ़ी इनेप्ट होते थे, नेव होते थे मतलब कमज़ोर टाइप के ऐसे जो है ब्रूट टाइप के कह सकते हैं, उनके थ्रू बहुत सारा टेरिफाइंग और बहुत सारा खतरनाक नाइटमेरिश रियलिटीज़ को शो किया जाता था टू क्रिएट अ हिलेरियस एट हॉरिफाइंग इफेक्ट। एक मज़ेदार लेकिन फिर भी डरावना-सा प्रभाव क्रिएट करने के लिए ऐसे कैरेक्टर के थ्रू क्या करते थे, बहुत सारी टेरिफाइंग चीज़ों को दिखाने की कोशिश करते हैं और ये ऐसा जो करते हैं उसी को ब्लैक ह्यूमर या ब्लैक कॉमेडी बोलते हैं। अब यहाँ पर कुछ मैचिंग क्वेश्चन्स वगैरह आते हैं एग्ज़ाम में, तो आप ब्लैक ह्यूमर और इन सब के तो आप यहाँ पर उसको मैच कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा फेमस जो क्वेश्चन आता है दैट इज़ जोसेफ हेलर का नाम सब लोगों ने सुना होगा। कैच 22 हमें लगता है बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। सब याद कर लीजिएगा, ये ब्लैक कॉमेडी में आता है, ब्लैक ह्यूमर में आता है।
1961 में आया था। इसमें एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो देयर इज़ ब्यूरोक्रेटिक लूप्स वेयर अ सर्कुलर पैराडॉक्सिकल मिलिट्री रेगुलेशन मेक्स सैनिटी एन इम्पॉसिबिलिटी ना। तो यहाँ पे ब्यूरोक्रेटिक लूप्स हमें दिखाते हैं कि कोई एक व्यक्ति है और जो मिलिट्री में है, तो मिलिट्री के रेगुलेशन जो हैं वो उसको कभी भी नॉर्मल ह्यूमन माइंड स्टेट में नहीं रहने देते हैं, तो सैनिटी में वापस नहीं आने देते हैं, कैच 22। और उसके बाद थॉमस पिंचन की है 5 या वी जिसको आप बोल लीजिए 1963 दैट इज़ अ chaotic labyrinthine search for a mysterious entity that may not even be human। एक सर्च है और एक ऐसे चीज़ की शायद वो ह्यूमन है कि नहीं है, इसके बारे में ये दिखाता है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देन वी हैव कुर्ट वानेगट जूनियर इनका है स्लॉटर हाउस 5 ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 1969 में आई थी। इट इज़ आल्सो नॉन-लीनियर फ्रैगमेंटेड रिस्पॉन्सेस टू द ट्रॉमा ऑफ द ड्रेसडेन फायर बॉम्बिंग। ड्रेसडेन फायर बॉम्बिंग के बारे में जो है इन्होंने दिखाया है इस प्ले में, दैट इज़ स्लॉटर हाउस 5। देन जॉन इरविंग, जॉन इरविंग ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगर जोसेफ हिलर और पिंचन के बाद मैं बात करूँ तो इरविंग साहब इम्पोर्टेंट हैं। द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू गार्प बड़ा ही फेमस इनका वर्क है, ये 1978 में आया था। ये सब याद करिएगा, क्रोनोलॉजी मिलाने के लिए आती थी। तो explores the gratis, random and violently unpredictable nature of modern life. Then we have John Barth की The Floating Opera. It is a philosophical, deeply comedic look at intellectual contemplating the rational validity of suicide. सुसाइड के बारे में जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, वो कैसा कंटेम्पलेट करते हैं, उसकी रेशनल वैलिडिटी को चैलेंज करता हुआ एक फिलॉसफिकल जो है वर्क इन्होंने लिखा है, द फ्लोटिंग ओपेरा। देन ये नाम भी बहुत फेमस है, दैट इज़ गंटर ग्रास। इनका द टिन ड्रम तो काफ़ी ही फेमस है, ध्यान रखिएगा, ये भी उसी कैटेगरी में आता है ब्लैक ह्यूमर के। द टिन ड्रम 1959। अ मैजिकल रियलिस्ट एब्सर्डिस्ट जर्मन एपिक तो एक प्रकार से जर्मन एपिक की कैटेगरी में इसको रखा जाता है। वेयर अ बॉय रिफ्यूजेस टू ग्रो अप इन प्रोटेस्ट ऑफ द नाज़ी एरा। जहाँ पर एक लड़का रहता है और नाज़ी के एरा में वो कहता है कि मैं खड़ा ही ना हूँ तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो मेरे थॉट्स प्रोसेस कैसे चेंज हो जाएँगे। तो गंटर ग्रास का द टिन ड्रम काफ़ी फेमस है। और कुछ क्रोनोलॉजी जो आपको पढ़नी चाहिए बुक में अगर हम बात करें तो मार्टिन एस्लिन का थिएटर ऑफ एब्सर्ड जिसकी चर्चा हमने करी 1961 में आई थी। और डेविड ग्रॉसवॉगल की द ब्लास्फेमर्स, द थिएटर ऑफ ब्रेख्ट, एनास्को, बेकेट एंड गेनेट ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये सब मैच करने के लिए आ जाता है। मार्क्स एफ स्कूल्स की है ब्लैक ह्यूमर फिक्शन ऑफ द 60s 1980 में आई थी। देन नील कॉर्नवेल की है द एब्सर्ड इन लिटरेचर 2006। ये कुछ बिब्लियोग्राफी है जो आपको बुक का नाम वहाँ दिया गया है। ये इम्पोर्टेंट हैं इसलिए बुक से मैंने इसको यहाँ पर नोट कर लिया है और आपको बता दिया है, तो आप इसको ज़रूर लर्न कर लेंगे। कुछ ग्लॉसरी है जिसके बारे में हम देख लेते हैं, पीछे हम लोगों ने टर्म इस पर पढ़ा है। जैसे एब्सर्ड है, एब्सर्ड आप सब लोग जानते हैं, दैट इज़ इलॉजिकल, अनरीज़नेबल या रिडिकुलस होता है, उसी को हम एब्सर्ड कहते हैं। तो द परमानेंट कंडीशन ऑफ मिसमैच एंड फ्रिक्शन बिटवीन द ह्यूमन माइंड एंड अ कोल्ड साइलेंट यूनिवर्स। तो कह रहे हैं कि ह्यूमन माइंड और ये हमारा जो कोल्ड साइलेंट यूनिवर्स है, इसके बीच में एक परमानेंट मिसमैच है, एक परमानेंट फ्रिक्शन है, संघर्ष चल रहा है, वही अब्सर्डिस्ट है। और ह्यूमन माइंड की बात करें तो ह्यूमन माइंड डेस्परेटली सीक्स मीनिंग। ह्यूमन माइंड को क्या चाहिए? मीनिंग चाहिए, ऑर्डर चाहिए, पर्पज़ चाहिए। और यूनिवर्स बिल्कुल उसके अगेंस्ट है, व्हिच कंटेन्स नो इन्हेरेंट मीनिंग। और इस दुनिया में कोई मीनिंगफुल चीज़ है ही नहीं, सब मीनिंगलेस है। तो इसी के बीच का जो संघर्ष है, उसी को अब्सर्डिस्ट लोग दिखलाते हैं। देन एक टर्म मिला था एक्जिस्टेंशियलिज्म। तो एक्जिस्टेंशियलिज्म जो है, ये टर्म था इट इज़ अ फिलॉसफिकल मूवमेंट एक्चुअली एक ये फिलॉसफिकल मूवमेंट था सेंटरिंग ऑन इंडिविजुअल ह्यूमन एग्जिस्टेंस। ये बताता है कि हमारी इस दुनिया में हमारी पहचान क्या है, हमारा अस्तित्व क्या है, हमारा फ्रीडम क्या है, हमारी चॉइस क्या है, उसके बारे में चर्चा करता है। तो द अंडरलाइंग फिलॉसफिकल इंजन ऑफ द अब्सर्ड, अब्सर्ड का एक प्रकार से फिलॉसफिकल इंजन है एक्जिस्टेंशियल फिलॉसफी। इट चैंपियंस द आइडिया दैट एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस। पीछे आपको मिला भी था, ये लाइन आप याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्जिस्टेंस जो होता है वो एसेंस को प्रीसीड करता है। मतलब पहले हम आए तब एसेंस आया। मतलब पहले हम आए मीनिंग
यू आर बोर्न फर्स्ट, आप पहले आए हैं इनटू अ ब्लैंक कैनवास ऑफ वर्ल्ड, इस वैक्यूम वर्ल्ड में आप पहले आए हैं। एंड इट इज एंटायरली अप टू यू टू इन्वेंट योर ओन पर्पस। अब ये आपके ऊपर है कि आप अपना पर्पस इस दुनिया में सर्च करिए थ्रू योर एक्शंस रादर देन फॉलोइंग अ प्री रिटन रिलीजियस और सोशल स्क्रिप्ट। पहले से लिखे रिलीजियस या सोशल स्क्रिप्ट से आप अपनी दुनिया बनाना चाहते हैं, अपना रास्ता तय करना चाहते हैं, कि आप स्वयं अपना पर्पस अपने एक्शन से तय करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। क्योंकि एग्जिस्टेंस पहले है, एसेंस बाद में है। मतलब हमें जो कुछ सिखाया जाता है, वो बाद में आया है और हम पहले आए हैं। एग्जिस्टेंस हमारा पहले है। ड्रामेटर्जी एक वर्ड मिला था, ड्रामेटर्जी क्या होता है? ड्रामेटर्जी इज़ द थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ ड्रामेटिक कंपोजिशन ना, मतलब ड्रामा के क्षेत्र में जो थियरी और प्रैक्टिस की जाती है उसको हम ड्रामेटर्जी बोलते हैं। द मैकेनिक्स ऑफ हाउ अ प्ले इज़ बिल्ट ऑन स्टेज, मतलब किस तरीके से स्टेज पर एक प्ले बिल्ड किया जाता है उसी को ड्रामेटर्जी बोलते हैं। लाइक यूज़ ऑफ सर्कुलर सेट्स, बिज़ारे लाइटनिंग, पपेट लाइक कैरेक्टर्स, मूवमेंट्स इंस्टेड ऑफ नॉर्मल रियलिस्टिक एक्शंस, तो ये उसी कैटेगरी में आता है। ड्रामेटर्जी इसी को बोलते हैं, मतलब ड्रामा तैयार करने का जो एक तौर तरीका है, दैट इज़ ड्रामेटर्जी। एक वर्ड आया था दैट इज़ नॉन सेकेटर। नॉन सेकेटर एक लैटिन फ्रेज़ है, इसका मतलब होता है इट डज़ नॉट फॉलो। नॉन सेकेटर ये सब भी आप नोट करते चलिएगा, ग्रामर में भी कभी-कभी लैटिन वर्ड की मीनिंग पूछ लेता है, नॉन सेकेटर। तो नॉन सेकेटर क्या है? अ कन्वर्सेशनल disconnect where a character's reply has absolutely zero logical connection to what was just said before it। कह रहे हैं कि ये क्या होता है कि कैरेक्टर ने जो कुछ पहले कहा और अब जो कुछ कह रहा है उसके बीच में कोई रिलेशन नहीं होता। एब्सोल्युटली ज़ीरो लॉजिकल रिलेशन होता है और उसी को जो है हम बोलते हैं नॉन सेटिकर। अब अब्सर्डिस्ट राइटर्स जो है इसको प्रायः यूज़ किया करते थे, ये ध्यान रखिएगा। देन प्रीकर्सर मतलब आप जानते ही हैं कि हमसे पहले जो लोग आए हुए हैं, पर्सन और थिंग दैट कम्स बिफोर अनदर ऑफ द सेम काइंड, मतलब हमारे से पहले हमारे तरह के ही जो लोग थे वो हमारे प्रीकर्सर हो गए, फ़ॉरेनर हो गए, ठीक है? तो अगर राइटिंग में हम बात करें तो लिटरेरी मूवमेंट में हमसे पहले जो आए थे, मतलब यहाँ पर हम बात करें तो अब्सर्डिज़्म से हाँ, पहले अब्सर्डिज़्म की तरह ही थॉट प्रोसेस या का तो तौर तरीका रखने वाले जो लोग थे, तो उसमें आपको हमने बता ही दिया था अल्फ्रेड जारी का जो प्ले था ऊबी राय, वो राय और एक्सप्रेशनिज़्म और इम्प्रेशनिज़्म जो मूवमेंट था, वो हमने आपको बता ही दिया, जो है 1896 में आया था शायद ये प्ले। और अब्सर्डिज़्म जो है वो एक्सप्रेशनिज़्म और इम्प्रेशनिज़्म सॉरी सररिज़्म में जो 1920s से अगर हम देखें तो 40s तक का जो टाइम था, उसमें भी हमें देखने को मिलता है। तो ये सब क्या है? ये सब अब्सर्डिस्ट के प्रीकर्सर हैं। क्या हैं? अब्सर्डिस्ट के प्रीकर्सर हैं। एक्सप्रेशनिज़्म हमें मिला था, एक्सप्रेशनिज़्म एक मूवमेंट है 20th अर्ली 20th सेंचुरी में आया था, अर्ली 20th सेंचुरी मॉडर्निस्ट मूवमेंट है। जो है लिटरेरी मूवमेंट है। ये एक ऐसी स्टाइल है दैट रिजेक्ट्स ऑब्जेक्टिव रियलिटी इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस अ कैरेक्टर्स इनर सबकॉन्शियस साइकोलॉजिकल स्टेट। मतलब हमारे अंदर की मन की भावना, हमारा साइकोलॉजिकल स्टेट जो है, हमारे सबकॉन्शियसनेस को दिखाने के लिए जो ऑब्जेक्टिव रियलिटी है उसको रिजेक्ट कर देते हैं। मतलब जो सामने दिख रहा है बिल्कुल, उसको रिजेक्ट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए सामने से एक व्यक्ति रो रहा है और हमने कहा अरे यार वो रो रहा है, बड़ा तकलीफ में है, तो एक्सप्रेशनिस्ट ने रिजेक्ट कर दिया इसको, बोले अरे नहीं रो नहीं है, बड़ा धूर्त है वो आपसे कुछ लेने के चक्कर में ऐसे कर रहा है ना। तो ये क्या करते हैं, जो ऑब्जेक्टिव रियलिटी है उसको रिजेक्ट कर देते हैं और ह्यूमन कंडीशन के इनर सबकॉन्शियस और साइकोलॉजिकल स्टेट को देखते हैं। ऑफ़न इनकी थीम्स जो होती हैं काफ़ी इंटेंस एंग्ज़ायटी को, एलिनेशन और फ़ियर को दिखाती हैं। सररिज़्म क्या है? तो सररिज़्म भैया ये एक अवांट-गार्ड मूवमेंट था इन आर्ट एंड लिटरेचर में दैट sought टू रिलीज़ द क्रिएटिव पोटेंशियल ऑफ द अनकॉन्शियस माइंड। इनका कहना ये था कि ये उस पर ज़्यादा स्टडी करते थे कि हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है उसके अंदर बहुत सारा क्रिएटिव पोटेंशियल है। उसी को ये जो है पोटेंशियल को देखते थे कि जो है ह्यूमन माइंड के कॉन्शसनेस में सॉरी अनकॉन्शसनेस में कितना पोटेंशियल छिपा हुआ है, उसी को दिखाने का एक तरीका था दैट इज़ सररिज़्म। इस प्रकार का लिटरेचर क्या करता है, कॉपी करता है बिल्कुल बिज़ारे, अनकैनी एंड रूल ब्रेकिंग लॉजिक ऑफ ड्रीम्स
एंड नाइटमेयर्स रादर देन नॉर्मल लॉजिकल वेकिंग लाइफ। तो बड़ा विचित्र सा चूँकि क्या है कि हमारा माइंड जो अनकॉन्शियस स्टेज में तो बहुत सारी विचित्र चीज़ें ही निकल के आती जैसे हम लोग सपना देखते हैं ना, बड़ा अजीब-अजीब सा सपना होता है। तो ऐसे ही इनके लिटरेचर में आप देखेंगे तो बड़ा बिज़ारे, अनकैनी, रूल ब्रेकिंग लॉजिक दिखेगा। जैसे सपने में हम लोग हीरो बन जाते हैं, कभी कुछ मार देते हैं, कुछ कर देते हैं, कभी जो है कोई आया है और लगातार तलवार मार रहा है लेकिन कट ही नहीं रहा है हमारा हाथ। तो इस प्रकार से क्या है, इस प्रकार से इलॉजिकल जो है चीज़ों को दिखाते हैं सररिज़्म में, ठीक है? लैबिरिन्थिन एक वर्ड जो है जो फ्रेंच काफ्का से जुड़ा हुआ था, आपने पढ़ा होगा पीछे। तो ये क्या है? तो इट इज़ अ हाइली इंट्रिकेट, ट्विस्टिंग एंड कन्फ्यूजिंग जो चीज़ होती है दैट इज़ लैबिरिन्थिन। उलझा हुआ बिल्कुल सस्पेंस वाला एकदम, हाँ? कन्फ्यूजिंग वाला। तो इट इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब कन्फ्यूजिंग, मल्टी-लेयर्ड एंड नायरी मेरिस ब्यूरोक्रेटिक सेटिंग्स टिपिकली ऑफ फ्रेंच काफ्काज़ वर्क्स। फ्रेंच काफ्का के वर्क में जो ब्यूरोक्रेसी है वो बड़ा कन्फ्यूजिंग है, मल्टी लेयर्ड है, बड़ा ही नाइटमेरिश है और इसी को दिखाने के लिए जो सेटिंग वगैरह की है उसी को लैबिरिन्थिन जो है कहा है। लाइक अ कोर्ट केस वेयर यू कैन नेवर फाइंड द जज और द कोर्ट रूम। एक कोर्ट केस जहाँ पर आपको कभी जज नहीं मिलेगा तो कभी पता चला कोर्ट रूम ही नहीं है आपका। इंटेलिजिबल का अगर हम मतलब बताएँ तो इंटेलिजिबल मतलब होता ही है कि जो समझा जा सके, एबल टू बी अंडरस्टूड, क्लियर एंड लॉजिकल जो होता है दैट इज़ इंटेलिजिबल। तो ट्रेडिशनल लिटरेचर हमारा हमेशा यूनिवर्स को इंटेलिजिबल मानता है, कि यूनिवर्स को मानता है कि इसमें एक सेंस है, जबकि हमारा अब्सर्डिस्ट लिटरेचर यूनिवर्स को मीनिंगलेस मानता है, ठीक है? तो अब्सर्डिस्ट लिटरेचर जो है क्लेम्स द यूनिवर्स इज़ फंडामेंटली अनइंटेलिजिबल। अब्सर्डिस्ट मानते हैं कि फंडामेंटली हमारा ये जो यूनिवर्स है ये अनइंटेलिजिबल है, मतलब देयर इज़ नो सेंस, देयर इज़ नो मीनिंग, इट इज़ मीनिंगलेस, ठीक है? इट इज़ chaotic। एक्स पोस्ट फैक्टो कई बार ये एग्ज़ाम में पूछा हुआ जो है लैटिन फ्रेज़ है। एक लैटिन फ्रेज़ है जिसका मतलब होता है आफ्टर द फैक्ट, आफ्टर द फैक्ट, आर डन रेट्रोस्पेक्टिवली। आफ्टर द फैक्ट मतलब कोई काम हो गया, उसके बाद उसके आधार पर पीछे के जो काम हैं, उनको करना। दैट इज़ done retrospectively. Ex post facto. It is used to describe term like Martin Eslin's The Theatre of Absurd। ये मार्टिन एस्लिन के थिएटर ऑफ अब्सर्ड को जो है डिफाइन करने के लिए जैसे अब्सर्डिस्ट लिटरेचर तो बीत गया लेकिन 1961 में इन्होंने लिखा द थिएटर ऑफ अब्सर्ड। तो थिएटर ऑफ अब्सर्ड ये फ्रेज क्या हो गया? एक्स पोस्ट फैक्टो है मतलब टर्म बाद में आया उस प्रकार की चीजें पहली हो चुकी। So the writers didn't gather and call themselves absurdists. The critics studied their plays years later and gave them that title ex post facto। मतलब इस प्रकार की चीजों को कभी भी वो राइटर ने absurdist नहीं कहा है, किसी राइटर ने। बाद में मार्टिन एस्लिन ने जो है स्टडी किया और उन्होंने इस प्रकार की राइटिंग को क्या बोला? absurdist बोला। तो दैट इज एक्स पोस्ट फैक्टो टाइटल। तो absurdist क्या है? एक्स पोस्ट फैक्टो टाइटल है, बाद में दिया गया टाइटल। इवैल्यूएशन आप जानते ही हैं कि जब रिडक्शन या लॉस होता है किसी की वैल्यू में दैट इज़ डिवैल्यूएशन। अब्सर्डिज़्म में वैल्यू लैंग्वेज का डिवैल्यूएशन किया गया है, जानबूझ करके वर्ड्स को स्ट्रिप्ड किया गया है कि ताकि वो अपने एक्चुअल मीनिंग ना दे सकें। देन नेक्स्ट इज़ बोर्जियास। ये आप सबको पता होगा, बड़ा ही फेमस वर्ड है और बोर्जियास मिडल क्लास होते हैं। मैथ्यू आर्नोल्ड को आप सब लोगों ने पढ़ा होगा। जो है टिपिकली विथ रेफरेंस टू इट्स परसीव्ड मटेरियलिस्टिक वैल्यूज एंड कन्वेंशनल सोसाइटल स्टैंडर्ड्स। तो मिडिल क्लास के लोग अपने मटेरियलिस्टिक वैल्यूज और कन्वेंशनल सोशल स्टैंडर्ड्स के लिए जाने जाते हैं। तो राइटर्स जैसे यूजिन इनास्को जो है ये लव टू मॉक द बोर्जियास। तो मिडिल क्लास को बहुत जो है एक प्रकार से मॉक करने की कोशिश करते थे यूनेस्को साहब। Showing how polite middle class manners and small talk are just mask hiding a terrifying emptiness inside। ये दिखाते हैं कि हमारा जो ये मिडिल क्लास है देखने में जो बड़ा ही मैनर वाला और अच्छा लगता है, ये एक मास्क पहना हुआ है और इस मास्क के नीचे बड़ा टेरिफाइंग कंडीशन है इसकी। एलेगरी आपको पता ही है, एलेगरी अभी आगे हम आपको पढ़ाएँगे। एक शॉर्ट जो है पोएम होती है, स्टोरी होती है दैट कैन बी पिक्चर दैट कैन बी इंटरप्रेटेड टू रिवील अ हिडन पॉलिटिकल और मॉरल मीनिंग, जिसमें डबल मीनिंग छिपी हुई होती है। अभी हम आपको एलेगरी आपको पढ़ाएँगे।
डायबोलिज्म ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, डायबोलिज्म। डायबोलिज्म का मतलब होता है वर्शिप ऑफ द डेविल, मतलब ऐसे काम, एक्शन जो कि राक्षसों के लिए ठीक हों, शैतानों के लिए ठीक हों, दैट इज़ डायबोलिज्म। हाँ? So this diabolism is associated with Jean Genet, whose characters willfully embrace criminality. इनके कैरेक्टर्स जानबूझ करके अपराधी बनते हैं और जानबूझकर टैबू सेक्सुअल एक्ट्स में जानबूझकर इन्वॉल्व होते हैं एंड मॉरल क्रुएलिटी होती है एज अ रिलीजियस लाइक रिचुअल्स टू रिबेल अगेंस्ट सोसाइटल हाइपोक्रेसी। तो समाज की ये जो पाखंडता है उसके खिलाफ जानबूझ करके ये क्या करते हैं, जैसे रिलीजियस रिचुअल्स को फॉलो करने वाले लोग होते हैं वैसे ये जानबूझकर विलफुली क्रिमिनलिटी को और सोशल जो कह सकते हैं कि वो हैं टैबूज हैं उनको अडॉप्ट करते हैं। मीनस कॉमेडी ऑफ मीनस आपको पीछे मिला था, मीनस का मतलब ही थ्रेट होता है, खतरा होता है। तो अ पर्सन और थिंग दैट इज लाइकली टू कॉज हार्म और थ्रेट और डेंजर ना। तो हेराल्ड पिंटर की कॉमेडी ऑफ मीनस पीछे हमने आपको बता ही दिया, तो ये भी वर्ड है। मेटा थिएट्रिकल एक वर्ड मिला था, आगे भी ये मिलेगा, अभी हम लोग वो पढ़ रहे थे जो है कल पीटर बेरी की बुक में हम लोग पढ़ रहे थे, मेटा नैरेटिव मिला था, तो ऐसे ही मेटा थिएट्रिकल एक वर्ड है। मेटा थिएट्रिकल है क्या? बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर पढ़िएगा। थिएटर दैट इज़ कॉन्शियसली अवेयर ऑफ इटसेल्फ एज़ थिएटर, मतलब एक ऐसा थिएटर जिसको पता है कि हम थिएटर हैं। मतलब जैसे मेटा नैरेटिव्स होता है, मेटा थिएटर में ऐसे ही कैरेक्टर क्या करते हैं, स्टेज पर हों या डायरेक्ट आकर के ऑडियंस वगैरह से बात करने लगते हैं, हाँ, ऑडियंस में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो प्लेस लाइक टॉम स्टुपर्ट का रोज़ेनक्रेंट्ज़ एंड गिल्डेनस्टर्न अगर हम देखें, आर डेड, तो ये प्ले इसी कैटेगरी में आता है। बेकेट का वेटिंग फॉर गोडो वो भी मेटा थिएट्रिकल प्ले है। वेयर कैरेक्टर्स ब्रेक द फोर्थ वॉल, जहाँ पर कैरेक्टर्स फोर्थ वॉल ब्रेक करते हैं, मतलब दे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट, दे डायरेक्टली टॉक टू द ऑडियंस, ऑडियंस से डायरेक्ट बात करते हैं। मेक जोक्स अबाउट बीइंग ऑन स्टेज, और स्टेज पर आने के लिए जोक्स करते हैं कि अरे यार देखो मैं तो आके फंस गया, ये रोल कर रहा हूँ, इस प्रकार की बातें। आर एक्टिवली डिस्कस द फैक्ट दैट दे आर परफॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस, या इस फैक्ट को भी डिस्कस करते हैं कि मैं आया हूँ यहाँ पर भाई परफॉर्म कर रहा हूँ क्योंकि मुझे परफ़ॉर्म करना है और 2 पैसे कमाने हैं इसलिए कर रहा हूँ। टोटलिटेरियनिज़्म आपको पता ही है, टोटलिटेरियनिज़्म बड़ा ही इम्पोर्टेंट वर्ड है ये, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में अक्सर ये वर्ड जो है पढ़ाया जाता है। टोटलिटेरियनिज़्म का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट दैट इज़ सेंट्रलाइज्ड एंड डिक्टेटोरियल एंड रिक्वायर्स कंप्लीट सबसर्विएंस टू द स्टेट, ठीक है? एक ऐसा ऐसा गवर्नमेंट होता है जो कुछ लोगों द्वारा चलाया जाता है, डिक्टोरियल होता है, सेंट्रलाइज़ होता है, ध्यान रखिएगा। तो पॉलिटिकल ऑब्जर्वेटी में जो है हमने जो पढ़ा था, तो उसमें जैसे चेक गणराज्य के हमारे जो है वाकले हावेल साहब थे, आपने पीछे इनका हमने आपको एग्ज़ाम्पल दिया था चेक गणराज्य के। इन्होंने बहुत सारे बिज़ारे लूप्स एंड इलॉजिकल प्लॉट को यूज़ किया है टू मिरर द एब्सोल्यूट मैडनेस, पैरानोइया एंड साइकोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ लिविंग अंडर अ टोटलिटेरियन डिक्टेटरशिप। मतलब जो लोग जिंदा हैं, रह रहे हैं एक टोटलिटेरियन गवर्नमेंट के अंडर में, लीडरशिप के अंदर में, उनकी क्या मानसिक स्थिति है, उनकी मैडनेस, पैरानोइया और साइकोलॉजी को, उसी को स्टडी करते हैं कौन? वाक्लेव हावेल। वाक्लेव हावेल जो है अपनी बुक में। पैराडॉक्सिकल का मतलब समझ ही रहे हैं आप, सीमिंगली अब्सर्ड और सेल्फ कंट्राडिक्टरी, जो दिखने में अब्सर्ड हो या अपने आप में ही कंट्राडिक्टरी हो, बट इन रियलिटी एक्सप्रेसिंग अ पॉसिबल ट्रुथ, लेकिन रियलिटी में लगे कि वो एक पॉसिबल ट्रुथ को दिखाता है, मतलब ऊपर से दिखने में लगे कि बड़ा अजीब सा है लेकिन अंदर उसके कुछ ट्रुथ हो। बेस्ट सीन इन जोसेफ हेलर्स कैच 22, कैच 22 जोसेफ हेलर में पैराडॉक्स देखने को मिलता है, वेयर अ रूल इज बिल्ट सो दैट यू कैन नेवर एस्केप इट, जहाँ पर एक नियम बनाया गया ताकि आप इससे कभी बच न सकें, भाग न सकें, बिकॉज इट्स टू रिक्वायरमेंट्स लॉजिकली कैंसल ईच अदर आउट, क्योंकि इसकी 2 रिक्वायरमेंट हैं जो क्या करती हैं, एक दूसरे को कैंसल करती हैं, तो आप कभी इससे बाहर जा ही नहीं सकते। एक कहता है कि आप 4 बजे आना, दूसरा कहता है कि आप 4 बजे आ ही नहीं सकते। तो दोनों एक-दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, दैट इज़ पैराडॉक्सिकल। पोस्ट मॉडर्न, अभी हम लोग पोस्ट मॉडर्न पढ़ ही रहे हैं पीटर बेरी में, कल खत्म हुआ है पोस्ट मॉडर्न हमारा, साइको एनालिसिस में अब हम लोग चलेंगे। तो लेट 20th सेंचुरी मूवमेंट है दैट इज़ 1980s के आसपास ये आया था।
ध्यान रखिएगा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कैरेक्टराइज्ड बाय अ ब्रॉड स्केप्टिसिज्म, सब्जेक्टिविज्म और रिलेटिविज्म, तीनों चीज़ें हमने आपको पढ़ाई हैं। लिटरेचर दैट फीचर्स फ्रैगमेंटेड स्ट्रक्चर, ये लिटरेचर में आपको पता ही है, लाइफ जैसी हमारी है वैसे ही ये उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, फ्रैगमेंटेड स्ट्रक्चर को, अनस्टेबल आइडेंटिटीज को, डार्क ह्यूमर को, डीप डिस्ट्रेस ऑफ ग्रैंड नैरेटिव्स, सबको ये एक्सेप्ट कर लेते हैं। लाइक रिलीजन और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में बिलीव नहीं रखते हैं, दैट क्लेम टू हैव द अल्टीमेट ट्रुथ। ये सब चीज़ों में इनका विश्वास नहीं है और इसी ग्रैंड नैरेटिव्स वगैरह को जिसमें माना जाता है कि अल्टीमेट ट्रुथ उसी में है, उन सबको रिजेक्ट कर देते हैं और डार्क ह्यूमर, अनस्टेबल आइडेंटिटीज़ और जो फ्रैगमेंटेड हमारी आइडेंटिटीज़ है, उसको एक्सेप्ट करके एज़ इट इज़ जो है, क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। सेमिनल की बात करें तो सेमिनल वर्ड भी मिला था, सेमिनल का मतलब होता है कि किसी से इन्फ्लुएंस होकर के बाद में उसी कॉपी करना। तो सेमिनल स्ट्रांगली इन्फ्लुएंसिंग लेटर डेवलपमेंट्स मतलब बाद में कुछ हुआ जो उसी से प्रभावित होकर के हुआ। तो सेमिनल मतलब होता है इन्फ्लुएंसिंग लेटर डेवलपमेंट, बाद के डेवलपमेंट्स को प्रभावित करने वाला। ग्राउंड ब्रेकिंग, यूज्ड टू डिस्क्राइब बुक्स फॉर एसे दैट कंप्लीटली अल्टर्ड द कोर्स ऑफ एकेडमिक क्रिटिसिज्म। मार्टिन एस्लिन का द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड इज अ सेमिनल वर्क, सेमिनल वर्क है ऑफ मॉडर्न ड्रामेटिक क्रिटिसिज्म। मॉडर्न ड्रामेटिक क्रिटिसिज्म का सेमिनल वर्क है, मतलब बाद में बहुत सारे ड्रामेटिक क्रिटिसिज्म इस बुक से प्रभावित हुए हैं, दैट इज अ सेमिनल वर्क। ट्रेजिक फार्स, ट्रेजिक फार्स आपको कॉमेडी ऑफ डेरिजन जिसको हम बोलते हैं, एक ड्रामेटिक मोड है वेयर डिवास्टेटिंग ह्यूमन सफरिंग इज डिलिबरेटली प्रेजेंटेड थ्रू लो ब्रो रिडिकुलस और क्लोनिस ह्यूमर। तो आप जानते हैं छोटी-छोटी जो कॉमेडी हैं, जो लो ब्रो कॉमेडी है, रिडिकुलस है, क्लोनिस ह्यूमर है, इन सब के थ्रू जो है जानबूझ करके ह्यूमन सफरिंग को स्टेज पर दिखाना, दैट इज ट्रेजिक फार्स, ब्लैक कॉमेडी जिसकी हम लोग बात कर रहे थे एक प्रकार से। तो क्वाइंड एंड पॉपुलराइज्ड बाय, ध्यान रखिएगा ये टर्म क्वाइन किया है किसने, यूजिन यूनेस्को ने, ब्लैक ट्रेजिक फार्स, ध्यान रखिएगा, और इसको पॉपुलराइज किया है। In this mode, the character's existential pain does not grant them the noble dignity of a classical tragic hero. इस प्रकार के ट्रेजिक फार्स में जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो उनका वर्तमान जो उनका पेन है, वो जो हमारे ट्रेजिक हीरोज़ हैं, उनकी तरह उनको महान नहीं बनाता है, ना? जैसे हैमलेट है, हैमलेट इंस्टेड बिकॉज़ देयर पेन इज़ कंप्लीटली मीनिंगलेस, उनका पेन कंप्लीटली मीनिंगलेस है, इट मेक्स देम लुक ग्रोटेस्क एंड लाफेबल। तो इनको देख करके आपको अजीब-सा लगेगा, आप हँसेंगे, हाँ? आप सिम्पैथी नहीं करेंगे, महान कैरेक्टर नहीं मानेंगे, हीरोइक कैरेक्टर नहीं मानेंगे, रादर आप इनके ऊपर हँसेंगे, ठीक है? कॉमेडी ऑफ मिनस, अभी हमने आपको पीछे मिनस शब्द भी बताया था। तो एक ऐसी कॉमेडी जो अ, ड्रा ड्रामा कॉमेडी का एक सब जॉनरा है, जिसमें थ्रेट वगैरह को दिखाते हैं। तो अब सब जॉनरा ऑफ ड्रामा वेयर अ मुंडेन, ऑर्डिनरी और डोमेस्टिक सेटिंग इज़ ग्रेजुअली इन्फेक्टेड बाय अ वेग, अननेम्ड एंड टेरिफाइंग आउटसाइड थ्रेट। तो जहाँ पर एक सिंपल सी लाइफ़ को ऐसा लगता है कि कोई अस्पष्ट या ऐसा मतलब अनसीन डेंजर उसके ऊपर आ रहा है, ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं, दैट इज़ कॉमेडी ऑफ मीनेस। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अ टर्म यूज्ड बाय ड्रामा क्रिटिक डेविड कैम्पटन, ध्यान रखिएगा, इस टर्म को पहली बार ड्रामा क्रिटिक डेविड कैम्पटन ने यूज़ किया अपने प्ले द लुनैटिक व्यू अ कॉमेडी ऑफ मीनेस में। फर्स्ट यूज़ एज़ अ टर्म, लेकिन एज़ अ टर्म इसको पहली बार किसी ने यूज़ किया, मतलब ये वर्ड यूज़ किया गया है ड्रामा क्रिटिक द्वारा, डेविड कैम्पटन द्वारा, लेकिन एज़ अ टर्म इसको यूज़ किया है एर्विंग वार्डल ने, ध्यान रखिएगा। हैंस कॉइन्ड बाय हिम, इसीलिए एग्ज़ाम में आता है कि कॉइन किसने किया है, द टर्म कॉइन्ड बाय, तो इर्विंग वार्डल आता है, लेकिन ये टर्म पहली बार कहाँ मिला? तो ये टर्म पहली बार मिलता है हमें डेविड कैम्पटन का एक प्ले है दैट इज़ द लुनैटिक व्यू, ध्यान रखिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट है। बट यूनिवर्सली अप्लाइड टू द अर्ली प्लेज ऑफ हेरोल्ड पिंटर, लेकिन आजकल हम कॉमेडी ऑफ मिनास स्पेशली कहाँ यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं हेरोल्ड पिंटर के प्ले के लिए। खास करके इनका द बर्थडे पार्टी, डम्ब वेटर, ये सब जो है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि नेट में क्वेश्चन आता है तो आपको मान लीजिए देगा व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट द कॉमेडी ऑफ मिनास। तो पहला आपको दे देगा कॉमेडी ऑफ मिनास इज़ अप्लाइड टू द प्लेस ऑफ हेरोल्ड पिंटर लाइक बर्थडे पार्टी एंड द डम्ब वेटर।
उसके बाद दूसरा आपको दे देगा द टर्म वाज़ कॉइन्ड बाय इरविंग वार्डल, आपको दे देगा कॉमेडी ऑफ मिनस। तीसरा दे देगा द टर्म वाज़ यूज्ड इन द प्ले, नाम दे देगा प्ले का, डेविड लॉस का जो प्ले है, उसमें दे देगा द लुनाटिक व्यू में आपको दे देगा द कॉमेडी ऑफ मिनास, और आपको 1-2 और दे देगा। उसके बाद आपसे पूछेगा 1, 2, 3 आर राइट, 2, 3, 4 आर राइट, 3, 4, 5 आर राइट, या 1, 2, 5 आर राइट। तो आपको पता होना चाहिए कि 1, 2, 3 तीनों राइट हैं। आपको 2 लगेगा, 1, 2 राइट और 1 ऑप्शन रहेगा, आप मार के आगे बढ़ जाएँगे और गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, डेविड जो है उनका योगदान इसमें है, ठीक है? पिंटर पॉज़ क्या होता है? तो पिंटर की एक स्टाइल थी, इनकी लैंग्वेज की एक स्टाइल थी कि ये जानबूझ कर के स्क्रिप्ट के बीच में रुक जाते थे। अ डेलिब्रेट स्क्रिप्टेड साइलेंस इन अ थिएट्रिकल स्क्रिप्ट दैट कैरीज़ मोर सबटेक्स्ट, टेंशन एंड मीनिंग दैन स्पोकन वर्ड्स देमसेल्व्स। मतलब जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं कल से आपको एक दूसरी बुक जो है, उसके बाद इस पे मैं रुक जाऊँ। फिर मैं पढ़ाना शुरू कर दूँ, तो आप कमेंट करेंगे, "सर आप क्या कहने वाले थे कल दूसरी बुक? क्या कहने वाले थे आप?" तो ये ज़्यादा टेंशन क्रिएट करता है, मीनिंग क्रिएट करता है स्पोकन वर्ड्स से। मतलब मैं बोल देता कल दूसरी बुक पढ़ाऊँगा, जितना टेंशन जितनी खुशी आपको होती, उससे ज़्यादा टेंशन और उससे ज़्यादा आपको जब मैंने नहीं बोला तब आपको होगी। बहुत सारे बच्चे कहेंगे, "अरे सर जो है एक बार हिस्ट्री वाली शुरू कर दीजिए।" बहुत सारे बच्चे कहेंगे, "सर कल्चरल स्टडीज़ वाली शुरू कर दीजिए।" ना? तो अनस्पोकन वर्ड से ज़्यादा जो है दैट इज़ डिलिब्रेट पॉज़, डिलिब्रेट पॉज़, जानबूझकर रुकना जो है दैट इज़ पिंटर स्टाइल कहलाती है, पिंटर पॉज़। Created by Harold Pinter. In Pinter's play, silences indicate that communication has completely broken down or that language is being used as a weapon to avoid revealing one's true vulnerabilities and fears. ये एक तरीका होता है कि लैंग्वेज जानबूझ करके न बोलना, कि अपने अंदर की बहुत सारी कमजोरियों को न दिखाना, की एक कला होती है। बहुत सारे लोग शांत हो जाते हैं, नहीं बोलते हैं, जो है। और कम्युनिकेशन के ब्रेकडाउन को भी ये दिखाता है। जैसे इनके बर्थडे पार्टी में आप देखेंगे तो जो है जब गोल्डबर और मेगन आते हैं तो बेचारा एकदम स्पीचलेस हो जाता है, कुछ जब उससे पूछते हैं क्यों मारा तुमने? जो है तो बिल्कुल कुछ उसके पास जवाब ही नहीं है। तो अब मतलब या तो वो कुछ छिपा रहा है, या तो वो कुछ छिपा रहा है, लैंग्वेज ब्रेकडाउन, या कंप्लीटली ब्रेकडाउन हो गया है उसका। ब्लैक ह्यूमर, डार्क कॉमेडी अभी हम लोगों ने पढ़ ही लिया। ब्लैक ह्यूमर एक लिटरेरी डिवाइस है जिसमें बहुत ज़्यादा जो मॉर्बिड, टेरिफाइंग या टैबू सब्जेक्ट्स होते हैं, वो जैसे डेथ है, न्यूक्लियर वार है, सिस्टमैटिक क्रूएलिटी, डिज़ीज़ है, इस सब को बहुत लाइट हार्टेड एंड सैटारिकल कॉमिक वे में दिखाते हैं। तो दैट इज़ ब्लैक ह्यूमर और डार्क कॉमेडी। इक्विवेलेंट इन पोस्ट वार, पोस्ट मॉडर्न प्रोज़, ध्यान रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। पोस्ट वार, पोस्ट मॉडर्न प्रोज़ में ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है ब्लैक ह्यूमर, और ख़ास करके जोसेफ हेलर, कुर्ट वॉनगेट, इन सबको ऊपर मैंने बताया। थॉमस पिंचन, जोसेफ हेलर का क्या था? कैच 22, कैच 22, और वॉन्गेट का मैं भूल गया हूँ, पिंचन का 5 है, पी जिसको हम बोलते हैं। ये सब हमने आपको पीछे पढ़ाया, उसको रट लेना टाइम पीरियड के साथ। उसके बाद मल्टी वेरिएबल सर्कुलर प्लॉट क्या होता है? मल्टी वेरिएबल सर्कुलर प्लॉट और स्टैटिक प्लॉट भी इसको बोलते हैं। एक ऐसा प्लॉट स्ट्रक्चर दैट रिजेक्ट्स क्रोनोलॉजिकल और फॉरवर्ड मूविंग नैरेटिव प्रोग्रेस, मतलब एज वाइज एज फॉरवर्ड मूविंग नैरेटिव को जो है रिजेक्ट कर देता है, फोर्सिंग द कैरेक्टर्स टू एंड अप इन द एग्जैक्ट सेम फिजिकल और साइकोलॉजिकल स्टेट इन विच दे बिगन। इसमें जानबूझकर कैरेक्टर को उसी फिजिकल, उसी मेंटल स्टेट में वापस लाने की कोशिश की जाती है, जिसमें उसने शुरू किया था। मतलब इस फिजिकल एंड मेंटल स्टेट में अगर यहाँ पर था, तो बी पर जब पहुँचे तब भी इसी फिजिकल एंड मेंटल स्टेट में रहे। दैट इज़ मल्टी वेरिएबल सर्कुलर प्लॉट। जहाँ से चला था वहीं से घूम करके वापस आ जाए। यहाँ से चला था और घूम करके यहीं वापस आ गया। बेस्ट एग्जाम्पलीफाइड बाय सैमुअल बेकेट का वेटिंग फॉर गोडो आप देखेंगे, तो एक्ट फर्स्ट में वो लोग जैसे थे, एक्ट सेकंड में भी वैसे ही हैं, कुछ चेंज उनको नहीं मिला है। एंड गेम में भी आप देखेंगे तो यही आपको दिखेगा। एंटी हीरो जो है आपको पता है एंटी हीरो क्या होता है?
विलेन नहीं होता, ध्यान रखिएगा। एंटी हीरो इज़ अ सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ एनी लिटरेरी पीस हू कंप्लीटली लैक्स कन्वेंशनल हीरोइक एट्रिब्यूट्स। उसके मतलब कन्वेंशन हीरो की तरह क्वालिटी नहीं होती है, जैसे आइडियलिज्म उसके अंदर नहीं है, करेज नहीं है, मॉरलिटी, नोबेलिटी ये सब नहीं होती है। सेंट्रल टू बेकेट्स प्रोज ट्रायलॉजी और बेकेट के प्रोज ट्रायलॉजी में एंटी हीरो एक है, इनकी प्रोज ट्रायलॉजी दैट इज मोलाय, एलोन द आइज एंड द अमेबल, याद कर लीजिएगा, प्रोज ट्रायलॉजी है इनकी। तो अनलाइक ट्रेडिशनल प्रोटैगनिस्ट द absurdist anti-hero is often physically uh, decrepit, stationary, isolated and utterly helpless, trapped in a decaying mind। तो ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। नाउ आई थिंक हम लोग लगभग लगभग इस क्लास को एंड करने वाले हैं। वॉडविले, म्यूजिक हॉल, स्लैपस्टिक्स किसको बोलते हैं? पीछे ये सब टर्म आपको मिले थे, तो ये क्या हैं? ये सब भी एग्ज़ाम में आते हैं, इसीलिए इस बार हमने इस पूरे नोट्स को इतना डिटेल बनाया हुआ है कि इसको आप पढ़ लेंगे तो 100% बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी मिल जाएँगी जो और कहीं आपको नहीं मिलती हैं। तो वॉडविले या म्यूजिक हॉल स्लैपस्टिक्स किसको बोलते हैं? तो आइए देखते हैं। अ जेनरा ऑफ पॉपुलर 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी, तो पहला फैक्ट ये मिला, ये 19th लेट 19th और अर्ली 20th में ज़्यादा पॉपुलर थे। वैरायटी एंटरटेनमेंट दैट रिलाइड ऑन फिजिकल कॉमेडी, ये ज़्यादातर फिजिकल कॉमेडी, एक्ज़ैगरेटेड गेस्चर्स, क्लोनिंग एंड क्लमसी मिस्टेक्स, जिसको हम प्रेटफॉल्स बोलते हैं। क्लमसी मिस्टेक्स, प्रेटफॉल्स जो है जैसे इनकी कॉमेडीज़ वगैरह आती है, कपिल शर्मा वगैरह की, तो उसमें प्रेटफॉल्स, स्लैपस्टिक्स बहुत यूज़ होते हैं। Samuel Beckett subverted these low brow comedy style in Waiting for Godot। वेटिंग फॉर गोडो में भी सैमुअल बेकेट ने इन सबको यूज़ किया है। द हैट स्विचिंग रूटीन्स, जैसे वहाँ पर व्लादिमीर और स्ट्रागन जो है वो हैट स्विचिंग करते हैं ना, तो इनका जो हैट स्विचिंग रूटीन है वो एक प्रकार का क्या है? दैट इज़ फिजिकल कॉमेडी ना, गेस्चर कॉमेडी। एंड फॉलिंग ट्राउजर्स, उनके ट्राउजर्स जो हैं जो गिर रहे हैं, एंड स्लीपिंग ऑन बनाना पील्स, और बनाना पील्स पर गिरना, ये सब उसी के एग्जांपल्स हैं। टू हाइलाइट द ट्रेजिक क्लमसी डिस्प्रेशन ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, और ये सब यूज करके ह्यूमन एग्जिस्टेंस का जो एक कह सकते हैं ट्रेजिक क्लमसी फेस है, उसको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं वाडविले या हाल स्लैपस्टिक्स। कुल मिला-जुला कर के छोटी-छोटी ऐसी कॉमेडी गेस्चर्स, क्लोनिंग जो मिस्टेक्स होती हैं, जो स्टेज पर दिखाई जाती हैं, ताकि ह्यूमन एक्जिस्टेंस पर लाफ किया जा सके और उसके ट्रेजिक और क्लमसी जो फेस है उसको दिखाया जा सके। फिर मैजिकल रियलिज़्म, भाई ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैजिक रियलिज़्म इन एन एब्सर्डिस्ट कॉन्टेक्स्ट में यहाँ हम पढ़ेंगे। ऐसे तो आपने मैजिक रियलिज़्म तो पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आगे मिलेगा। अ लिटरेरी स्टाइल दैट वीव्स परफेक्टली रियलिस्टिक, एक ऐसी लिटरेरी स्टाइल जो परफेक्टली अपने आप को वीव करती है कि हाँ रियलिस्टिक है। ऑर्डिनरी डिटेल्स विथ हाईली सरियल, फैंटास्टिक एंड इम्पॉसिबल एलिमेंट्स, इसमें जो डिटेल्स होते हैं, ऑर्डिनरी डिटेल्स, उसको बड़ा सरियल तरीके से फैंटास्टिक एंड इम्पॉसिबल एलिमेंट्स के तरीके से दिखाया जाता है, इफ दे आर कंप्लीटली नॉर्मल, और ऐसा दिखाया जाता है मानो कंप्लीटली नॉर्मल है। मतलब ऑर्डिनरी चीज को, रियलिस्टिक ऑर्डिनरी चीज को बहुत बढ़ा चढ़ा करके कह सकते हैं फैंटास्टिक और बिल्कुल सरियल वे में दिखाने की जो कोशिश होती है, वही मैजिक रियलिज्म है। मैजिक मतलब रियलिटी को ऐसे दिखाना जैसे कि रियलिटी नहीं है, सरियल एक प्रकार से। नोटेबली यूज्ड बाय गंटर ग्रास, आपने ये पीछे पढ़ा होगा, इनका द टिन ड्रम बहुत ही फेमस है। जहाँ पर एक लड़का है, वो कहता है कि मैं नाज़ी में एज में बड़ा ही नहीं होना चाहता हूँ। तो द प्रोटैगनिस्ट साइकोलॉजिकल डिसीजन टू फिजिकली स्टॉप ग्रोइंग एट एज 3 इज़ एन इम्पॉसिबल फैंटास्टिक प्रीमाइस ट्रीटेड विद ग्रिटी हिस्टोरिकल रियलिज्म टू प्रोटेस्ट द एब्सर्डिटी ऑफ नाज़ीज़ जर्मनी। जर्मनी के नाज़ीज़ को प्रोटेस्ट करने के लिए लिखा इन्होंने द टिन ड्रम। टिन ड्रम में एक ऐसा प्रोटैगनिस्ट इन्होंने तैयार किया कि जो फिजिकली कहता है कि मैं बड़ा नहीं होऊँगा, और वो कितने साल का है? 3 साल का। अब दिस इज़ एन इम्पॉसिबल, ये तो एक इम्पॉसिबल फैंटास्टिक प्रीमाइस है, लेकिन इसको बड़ा ही ग्रिटी तरीके से इन्होंने दिखाया हुआ है। तो यही क्या है? यही है मैजिक रियलिज़्म। मैजिक रियलिज़्म। भाई एज 3 क्या है? 3 साल की एज में तो फिजिकली तो ग्रो करेगा ही, 100% करेगा।
नाउ पैराडिग्मिक शिफ्ट आपको कई बार ये मिला है। पैराडिग्मेटिक शिफ्ट का मतलब होता है एक फंडामेंटल चेंज इन अप्रोच और अंडरलाइंग assumptions विदिन अ कल्चर और अ फील्ड ऑफ द ट्रांजिशन फ्रॉम प्री वर्ल्ड वॉर टू ह्यूमैनिज्म टू पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू अब्सर्डिज्म। यही जो ऊपर हमने आपको पैराडिग्मेटिक शिफ्ट दिखाया है, तो उसका अर्थ यही है कि वर्ल्ड वॉर 2 से पहले जो ह्यूमैनिज्म था, यहाँ से लेकर के वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 का जो अब्सर्डिज़्म है, उसमें जो बदलाव आया दैट इज़ नोन एज़ पैराडिग्मेटिक शिफ्ट। ठीक है? सेल्फ इन्स्केपेबल पार्टिसिपेशन मेटा ड्रामा जिसको बोलते हैं, सेल्फ इनएस्केपेबल पार्टिसिपेशन। एक टेक्स्ट जो होता है अ टेक्स्ट इंटरनल एक्नॉलेजमेंट दैट इट कैन नॉट एस्केप द लिमिटेशंस एंड रूल्स ऑफ इट्स ओन आर्टिस्टिक मीडियम। करें कि एक ऐसा टेक्स्ट जो खुद में ये जानता है कि जो उसके रूल्स हैं, लिमिटेशंस हैं और आर्टिस्टिक लिमिटेशंस हैं, आर्टिस्टिक मीडियम है, उससे वो अपने आप को एस्केप नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी वो उसका यूज़ करता है दैट इज़ नोन एज़ सेल्फ इनएस्केपेबल पार्टिसिपेशन। ठीक है? यहाँ पे आकर के ये हमारा जो अब्सर्डिज़्म था ये समाप्त होता है, तो काफ़ी लंबा अगर आप देखेंगे आई थिंक अगर मैं पेजेज़ की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 19-20 पेजेज़ का ये पूरा आपका नोट्स आपके पास आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो चलिए फिलहाल ये तो रहा हमारा एमएच अब्राहम साहब के टेक्स्ट से और कुछ अपने पास से कंटेंट ला करके आपको हमने पढ़ाया क्या? आपको हमने पढ़ा दिया अब्सर्डिज़्म। अब आइए हम लोग एमएच अब्राहम की ग्लॉसरी ओपन करते हैं और यहाँ पे अब्सर्डिज़्म को पढ़ते हैं, तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। जो अभी तक आपने पढ़ा, अब देखिए 446 पेज का ये पीडीएफ है भैया। इसको पढ़ने में आपको लगता है तो हमें तो कम से कम लगता है कि अगर आप कंप्लीट तैयार करना चाहेंगे, तो कम से कम 3 महीने तो आपको लग जाएगा। और इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि जिनको ये लगता है कि कहीं से जादू चलेगा और कोई सर होंगे हमको जादू के द्वारा कोई चीज़ दे देंगे और हम एग्ज़ाम निकाल लेंगे, तो ऐसा भैया होने वाला नहीं है। आइए, तो पढ़ना आपको पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले अब्सर्ड लिटरेचर या लिटरेचर ऑफ द अब्सर्ड। आइए एम.एच. अब्राहम की बुक से देखते हैं, नोट्स आपको तो मिल ही जाएगा, चलिए। तो एम.एच. अब्राहम साहब क्या कह रहे हैं, आइए देखते हैं। द टर्म इज़ अप्लाइड टू अ नंबर ऑफ वर्क्स, ये भी कह रहे हैं कि ड्रामा और प्रोज़ में बहुत सारे ऐसे वर्क्स हैं जिनके लिए एक टर्म लगता है जिसमें ये दिखाते हैं कि एसेंशियली जो ह्यूमन लाइफ है वो अब्सर्ड है, ह्यूमन कंडीशन एंड दस दिस कंडीशन कैन बी एडिकेटली रिप्रेजेंटेड ओनली इन वर्क्स ऑफ लिटरेचर, और इन कंडीशंस को केवल वर्क्स ऑफ लिटरेचर में दिखाया जा सकता है। कैसे? ऐसे वर्क्स ऑफ लिटरेचर में दैट आर देमसेल्फ अब्सर्ड, जो खुद में अब्सर्ड है उन्हीं में दिखाया जा सकता है। Both the mood and dramaturgy of absurdity were anticipated as early as 1896 in अल्फ्रेड जारी। तो अगर हम absurdism के मूड की बात करें, उसकी ड्रामेटर्जी ड्रामेटर्जी वर्ड भी हमने आपको बता दिया क्या होता है ना? अगर हम उसकी ड्रामेटर्जी की बात करें absurdity की, ये सब सबसे पहले अगर हम देखें तो अल्फ्रेड जारी का 1896 में एक बुक आई थी, प्ले जिसका नाम है उबू रॉय टू द किंग, उसमें देखने को मिलता है। ड्रामेटर्जी अगर हम बात करें, इसके मूड की बात करें तो यहाँ देखने को मिलता है, तो एक प्रीकर्सर हो गया ये। द लिटरेचर हैज इट्स रूट्स आल्सो इन द मूवमेंट्स ऑफ एक्सप्रेशनिज्म, और अब्सर्डिट लिटरेचर का रूट जो है हमें 2 मूवमेंट्स में मिलता है, एक्सप्रेशनिज्म में एंड सररिज्म में, एज वेल एज इन द फिक्शन रिटन इन द 1920s, और यही नहीं 1920 में लिखे गए जो है फ्रेंच काफ्का, खास करके इनका जो फिक्शन है काफ्का का, में भी हमें मिलता है द ट्रायल द मेटामॉर्फोसिस। द करंट मूवमेंट, हालांकि तो ये करंट मूवमेंट इस समय की बात कर रहे हैं, 1950s की बात कर रहे हैं,
ये जो करंट मूवमेंट है हाउएवर इमर्ज्ड इन फ्रांस, हमने आपको बताया कि ये मूवमेंट कहाँ इमर्ज हुआ है, इमर्ज्ड इन फ्रांस आफ्टर द हॉरर्स ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इसका इमर्जेंस फ्रांस में हुआ। कैसे हुआ? एज़ अ रिबेलियन अगेंस्ट बेसिक बिलीफ एंड वैल्यूज़ इन ट्रेडिशनल कल्चर एंड लिटरेचर। तो ट्रेडिशनल कल्चर और लिटरेचर में जो बेसिक बिलीफ्स और वैल्यूज़ था, उसी के रिबेल में ये आया, दैट इज़ अब्सर्डिज़्म। This tradition had included the assumption that human beings are fairly rational creatures। पीछे हमने आपको बताया, एक ट्रेडिशनल तरीका है, एक अब्सर्डिस्ट है। ट्रेडिशनल मानता है कि एसेंशियली हमारे जो इंसान हैं, वो क्या हैं? रेशनल क्रिएचर हैं, हू लिव इन एट लीस्ट पार्शियली इंटेलिजिबल यूनिवर्स, और जो एक इंटेलिजिबल यूनिवर्स में रहते हैं, और दैट दे आर पार्ट ऑफ एन ऑर्डर्ड सोशल स्ट्रक्चर, और एक ऑर्डर्ड सोशल स्ट्रक्चर है, उसी के पार्ट है इंसान। एंड दैट दे मे बी कैपेबल ऑफ हीरोइज्म एंड डिग्निटी इवन इन डिफीट, और हार में भी वो हीरोइज्म को मेंटेन रखते हैं, डिग्निटी को मेंटेन रखते हैं। ऐसे हैं इंसान। लेकिन आफ्टर द 19 So, however, there was a widespread tendency, especially prominent in the existential philosophy of men of letters। कह रहे हैं कि एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी के जो विद्वान लोग थे, उनके बीच में एक बहुत बड़ी टेंडेंसी तेजी से फैली। और वो मेन ऑफ लेटर्स कौन थे विद्वान लोग? यान पॉल सार्त्रे थे, अल्बर्ट कैमू थे। इन लोगों के अंदर क्या आया? टू विव अ ह्यूमन बीइंग एज एन आइसोलेटेड एग्जिस्टेंस। ह्यूमन बीइंग को आइसोलेटेड एक्सिस्टेंट के रूप में देखा इन्होंने, हु इज कास्ट इनटू एन एलियन यूनिवर्स, जिसको एक इस दुनिया में जो कि उसके लिए अनजान है, उसको यहाँ पर भेज दिया गया, फेंक दिया गया। टू कंसीव द ह्यूमन वर्ल्ड एज possessing नो इनहेरेंट ट्रुथ। जाओ और इस दुनिया को देखो जिसमें इनहेरेंटली कुछ भी सच्चाई नहीं है, कुछ भी ट्रुथ नहीं है, कुछ भी वैल्यू नहीं है, कुछ भी मीनिंग नहीं है। जाओ और वहाँ पर ट्रुथ खोजो, वैल्यू खोजो, मीनिंग अपनी निकालो अपने हिसाब से। एंड टू रिप्रेजेंट ह्यूमन लाइफ इन इट्स फ्रूटलेस सर्च फॉर पर्पस एंड सिग्निफिकेंस। और ये दिखाया कि इस धरती पर इंसान आए और बिल्कुल फ्रूटलेस प्रयास कर रहे हैं, बिल्कुल पर्पजलेस प्रयास कर रहे हैं, बिल्कुल मीनिंगलेस प्रयास कर रहे हैं मीनिंग खोजने का, और इस दुनिया में कोई भी मीनिंग नहीं है। There is nothingness whence it came towards the nothingness where it must end। ये nothingness होती है ये दुनिया, nothingness में समाप्त हो जाती है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। As an existence which is both anguished and absurd, और हमारा जो अस्तित्व है वो दर्द देने वाला भी है और बिल्कुल absurd भी है। और यही तो कैमू ने अपने द मिथ ऑफ सिसिफस में कहा है, जो कि 1942 में आई थी। उसमें ये कहते हैं कैमू साहब कि in a universe that is suddenly deprived of illusion and of light, man feels a stranger। एक ऐसी दुनिया से उसको इस दुनिया में फेंका जाता है जहाँ अचानक वो आता है, एक इल्यूजन और लाइट से डिप्राइव कर दिया जाता है उसको, एक अंधकार में फेंक दिया जाता है। वो यहाँ पर आता है, अपने आप को स्ट्रेंजर फील करता है। ही इज एन इरेमेडियल एग्जाइल, एक ऐसे रिमेडिएबल एग्जाइल में आ गया है कि अब अपने आप को बचा ही नहीं सकता वो। This divorce between man and his life, the actor and his setting, truly constitute the feeling of absurdity। इंसान और उसके जीवन के बीच में, एक्टर और उसकी सेटिंग के बीच में ये जो गैप है, जो डाइवोर्स है, यही क्या है? अब्सर्डिटी है। जैसे एक कैरेक्टर आता है, मान लीजिए उसको कहा गया कि चलिए आपको फला रोल प्ले करना है, किसी सैनिक का रोल प्ले करना है। फिर आए जो है उसको युद्ध का सारा कुछ बता करके उसको एक ऐसे स्टेज पर खड़ा कर दिए जहाँ गाना गाया जा रहा है, डांस हो रहा है। तो उस सेटिंग और उस एक्टर के जो है बीच में जो ये डाइवोर्स है, गैप है, ये कितना अब्सर्डिस्ट है, आप खुद समझ सकते हैं, यही अब्सर्डिटी है। मैन एंड लाइफ मतलब आदमी खोज कुछ रहा है और कोई उसका मतलब नहीं है, नथिंगनेस है। यूजिन इनोस्को का वही जो हमने बताया था, फ्रेंच ऑथर थे। इनका द बार्ड्स ऑफ रेनो 1949 में, ये भी काफ़ी फेमस वर्क है। द लेसन इनका 1951 में, एंड अदर प्लेस इन द थिएटर ऑफ अब्सर्ड हैज पुट इट। इन सब ने यही चीज दिखाया है कि कट ऑफ फ्रॉम हिज रिलीजियस मेटाफिजिकल एंड ट्रांसेंडेंटल रूट्स मैन इज लॉस्ट। इंसान जो है, आज का जो इंसान है, वो अपने रिलीजियस मेटाफिजिकल और ट्रांसेंडेंटल रूट से कट गया है
और खो चुका है बिल्कुल। ऑल हिज एक्शंस बिकम सेंसलेस, उसके सारे काम सेंसलेस, मीनिंगलेस, अब्सर्ड और यूजलेस हो गए हैं। यूनेस्को ये भी कहते हैं, सेड इन कमेंटिंग ऑन द मिक्सचर ऑफ मूड्स इन द लिटरेचर ऑफ द अब्सर्ड, मूड के बारे में बात करते हुए यूनेस्को कहते हैं कि पीपल ड्रोनिंग इन मीनिंगलेसनेस, इंसान जो है वो मीनिंगलेसनेस में डूबता चला जा रहा है, कैन ओनली बी ग्रॉटेस, और जितना वो उसमें डूब रहा है उतना केवल भद्दा होता जा रहा है, भयंकर होता जा रहा है। दियर सफरिंग कैन ओनली अपीयर ट्रेजिक बाय डिरीजन, उनकी सफरिंग को जो है ट्रेजिक हम तभी दिखा सकते हैं जब हम उसको डेरिजन से दिखाएं, तभी हम दिखा सकते हैं। सैमुअल बेकेट की यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, इनकी कुछ रचनाएँ हैं, फ्रेंच के इन्फ्लुएंशियल आपको पता ही है, राइटर हैं, वैसे आयरिश मैन हैं लेकिन फ्रांस में ये बस बस गए थे और फ्रेंच में लिखा करते थे, फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करते थे। इनके प्लेज़ हैं, दैट इज़ वेटिंग फॉर गोडो 1954 में प्रीमियर हुआ था, एंड गेम 1958 में, जिसमें इन्होंने इरेशनलिज़्म को और अब्सर्डिटी ऑफ लाइफ को इन्होंने दिखाया है। वेटिंग फॉर गोडो का स्टोरी आपको बता ही दिया कि 2 इसमें ट्रैम्प्स हैं, जो एक वेस्ट प्लेस पर फ्रूटलेसली जो है होपलेसली किसी का इंतज़ार कर रहे हैं और उसका नाम जो है गोडो है। लेकिन इनको नहीं पता वो कौन है, वो एग्ज़िस्ट करता है कि नहीं करता है, आएगा कि नहीं आएगा, इनको नहीं पता है। और इसीलिए वो कहते हैं कि नथिंग हैपेंस, नोबडी कम्स, नोबडी गोज़, कुछ नहीं होता है। इसकी लाइन है बड़ी फेमस, एग्ज़ाम में पूछता है, अंतिम लाइन है, नथिंग हैपेंस, नोबडी कम्स, नोबडी गोज़, इट्स ऑफुल। हाँ, तो यही जो है इस बुक में ये दिखाते हैं। इनकी कुछ और बुक्स हैं, अगर हम उसकी बात करें, तो ह्यूमन एग्जिस्टेंस के उसको दिखाती है कॉमेडीनेस, कॉमिक एस्पेक्ट को। तो इनका एक है प्रोज फिक्शन बेकेट का, दैट इज़ मेलोन डाइज़, जो है 1958, द अननेमेबल 1960। ये एक एंटी हीरो को प्रेज़ेंट करते हैं हू प्लेज़ आउट द अब्सर्ड मूव्स ऑफ द एंड गेम ऑफ सिविलाइजेशन इन अ नॉन-वर्क व्हिच टेंड्स टू अंडरमाइन द कोहेरेंस ऑफ इट्स मीडियम लैंग्वेज इटसेल्फ। तो इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है? देन अनदर फ्रेंच प्लेरिट हैं, आपको पता ही है, उनका नाम है जीन जेनेट, जिन्होंने अब्सर्डिज़्म को डायबोलिज़्म से जो है क्या किया है, सकता है, कनेक्ट किया है, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद अमेरिका के एडवर्ड एल्बी हैं, इन्होंने इसी प्रकार के प्ले लिखे हैं। और टॉम स्टूपर्ड का रोज़ेनक्रेंट्ज़ एंड गिल्डनस्टन आर डेड और ट्रेवेस्टीज़, ये बड़ा फेमस है दोनों। ये लगभग-लगभग अब्सर्डिस्ट थिएटर के ही हैं, ध्यान रखिएगा। देयर आर आल्सो एफिनिटीज़ विथ दिस मूवमेंट इन मेनी वर्क्स दैट एक्सप्लोर्स बैड कॉमेडी और ब्लैक ह्यूमर। तो यहाँ पर ब्लैक कॉमेडी, ब्लैक ह्यूमर टर्म भी पीछे मिला था आपको, हमने पढ़ाया। तो अब्सर्डिज़्म में थोड़ी-सी कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, उस सिमिलैरिटीज़ के हिसाब से भी कुछ वर्क लिखे गए हैं। और यही जो सिमिलैरिटीज़ है, सोलफुल इनेप्ट कैरेक्टर्स इन अ फैंटास्टिक नाइटमेरिश मॉडर्न वर्ल्ड प्ले आउट देयर रोल्स इन व्हाट यूनेस्को कॉल्ड अ ट्रेजिक फार्स। यही इसी को ब्लैक कॉमेडी, ब्लैक ह्यूमर जो है, इसी को यूनेस्को साहब क्या कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ट्रेजिक फार्स कहते हैं। इस कैटेगरी में कौन-कौन से आते हैं? तो इस कैटेगरी में आपका जोसेफ हेलर का कैच 22 आता है 1961 में, थॉमस पिंचन का वी आता है 1963, जॉर्ज इरविंग का द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू गार्प 1978, एंड सम ऑफ द नॉवेल्स बाय जर्मन गंटर ग्रास, गंटर ग्रास का क्या था, द टिन ड्रम, एंड द अमेरिकन स्कूट वॉन्गेट जूनियर और जॉन बार्थ। हाँ? और स्टैनले कुब्रिक्स का डॉक्टर स्ट्रेंजलव इज़ एन एग्ज़ाम्पल ऑफ ब्लैक कॉमेडी इन द सिनेमा। सिनेमा में अगर हम बात करें, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, वहाँ छूटा हुआ है। स्टैनले कुब्रिक का डॉक्टर स्ट्रेंजलव सिनेमा में ये ब्लैक कॉमेडी का एग्ज़ाम्पल है, ठीक है? उसके बाद कुछ प्लेरिट्स हैं जो टोटलिटेरियन रेज़िम में रहते हैं और उन्होंने अब्सर्डिस्ट टेक्निक को अपना करके कुछ लिखा हुआ है। उसमें अगर आप देखना चाहें तो हमने आपको बताया भी था कि जो चेक गणराज्य के हमारे क्या नाम था, वाक्लेव हावेल, उनका लार्ज डेसोलेटो 1987 बाय चेक वाक्लेव हावेल। और उसके बाद द आइलैंड 1973 जो एक कोलैबोरेटिव वर्क था, अफ्रीका के 3 लोग थे, कोलैबोरेटिव बाय द साउथ अफ्रीकन राइटर्स एथोल फुगाड, जॉन कानी एंड वेस्टन नेतोसोना, ये हमने आपको वहाँ पर लिखाया हुआ है। और इसमें कुछ बुक्स यहाँ पर हमने आपको बताई थी कि जैसे आपको नोट रखनी चाहिए कि मार्टिन एस्लिन का द थिएटर ऑफ अब्सर्ड नाम की एक बुक है, जो है 1961 में इन्होंने लिखी थी, बाद में रिवाइज़ हुई 1968 में। डेविड ग्रॉस वॉगल जिनका हमने आपको बताया था कि जो है द ब्लास्फेमर्स,
एंड द थिएटर ऑफ ब्रेख्ट, इनोस्को एंड बेकेट, जेनेट, ये बहुत ही फेमस बुक है। इसको आप ज़रूर नोट कर लेंगे, आपके दिमाग में रहना चाहिए। ये 2 आप ज़रूर, नील कॉर्नवाल का द अपसर्ड इन लिटरेचर 2006, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और भी हैं लेकिन 2-3 आप ये ज़रूर याद रखेंगे। तो ये हो गए अकॉर्डिंग टू किसके, ये कंटेंट दिया था आपके एच अब्राहम की बुक में, और नोट्स हमने जो आपको बताया लगभग-लगभग ऑलमोस्ट सेम है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको अलग से दी गई हैं, कुछ अलग टर्म्स आपको दिए गए हैं, तो बहुत वो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए, आपसे फिर मिलेंगे अगली क्लास में, काफ़ी लंबी क्लास होगी, ऐसी काफ़ी लंबी-लंबी क्लासेस आपकी चलेंगी, आपको झेलना भी पड़ेगा क्योंकि आपको एग्ज़ाम निकालना है ना? तो झेलना पड़ेगा, तो चलिए मिल के झेलते हैं और मिल के एग्ज़ाम निकालते हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ गुड डे।